प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही होंगी। और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आपकी संपूर्ण हिंदी समाप्त होने जा रही है। यानी कि जो हिंदी का आपका जो डर था वो आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ आज के सेशन में आप बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा आज के सेशन में। आपका वो एग्ज़ाम प्रथम पाली में हो, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम हो या फिर सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको डरना नहीं है। आपकी जो हिंदी का वन शॉट में लेके आया हूँ आपका गद्यखंड का, तो आपकी पूरी कंप्लीट मैं करा देने वाला हूँ। इसके पहले काव्यखंड विपिन सर कंप्लीट करा दिए हैं और आपका वर्णिका हमने भी कंप्लीट करा दिया है। बचता है केवल आपकी व्याकरण का पार्ट। तो व्याकरण का पार्ट भी आपका बहुत जल्दी आने वाला है, और यदि इस तरीके से क्लास आप वन शॉट का कर लेते हो तो समझ जाओ आपकी सारी की सारी समस्याएं जो है ना खत्म हो जाने वाली है। मैं अचानक आप सभी के बीच लाइव आ चुका हूँ। क्लास के बारे में आपको शायद पहले से जानकारी नहीं थी, तो प्लीज एक बार अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए कि उनको भी बता दीजिए कि मंटू सर लेकर के आ गए हैं आज संपूर्ण हिंदी की क्लास, जिसमें आपको एक एक पॉइंट बताएंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। एक बार मेरे भाई आप मुझे बताना कि हमारी आवाज़ आप सभी के पास अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे संपूर्ण हिंदी की वन शॉट के बारे में और संपूर्ण हिंदी की क्लास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ये हिंदी है, इसके संपूर्ण हिंदी में हम बात करेंगे गोधली भाग 2 के किसकी सर, हम गद्यखंड की बात करेंगे। यानी कि गद्यखंड में जो आपका है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इस तरीके से चैप्टर, और अंतिम चैप्टर आपका है शिक्षा और संस्कृति। ये कुल कितने चैप्टर है जल्दी बताना हिंदी के गद्यखंड में। मेरे भाई एक बार मुझे बताना कि आपके जो है ना वो कितने चैप्टर्स हैं, जल्दी से मेरे भाई बताना कितने चैप्टर है। आप कहोगे सर कुल जो है ना वो 12 चैप्टर है गद्यखंड के। पदखंड के कितने हैं तो आप कहोगे सर 12 चैप्टर है। वर्णिका के कितने हैं तो कहोगे सर 5 है। इस तरीके से पूरे 29 चैप्टर है, और 29 चैप्टर की पूरी फाइनल रिवीजन आपकी अब कंप्लीट होने जा रही है। ये बाकी था और हमने आपसे वादा किया था कि आपको करा देने वाले हैं। चलिए तो सब किसी के पास थम्स अप पहुंच गई ना, शेयर कर दो एक बार फटाफट से, और आज क्लास में कंटिन्यू बने रहना। हालांकि इसके पहले भी मैंने एक बार आपकी क्लास लेकर के आया था, लेकिन आप नए अंदाज में आज आपको मैं सिखाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारी मजा आने वाली है। चलो सबसे पहले मेरे बच्चे ये बताओ पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो कहोगे सर श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम है। क्या है मेरे बच्चे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है। अब यदि आप भूल जाते हो तो इसे याद करने का बहुत ही सुंदर सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मान लो कि पूछ दिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप इतना याद करो कि भाई मेहनती कौन है वो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे, तो हमारे बाबा साहब थे। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ये एक आपका ट्रिक बन जाएगा कि इस तरीके से हो जाएगा हम सभी के क्या चीज़, ट्रिक बन जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, मेरे बच्चे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? हालांकि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी इसी क्लास में बताऊंगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाली है। दूसरे चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जो कि क्या है, ये एक प्रकार की कहानी है। और आपसे यदि पूछा जाए कि 20 के दांत कहानी के जो लेखक है मेरे भाई, क्या है लेखक जो है वो कौन है, तो आप कहेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी है ना। नलिन बिलोचन शर्मा जी। आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही शर्मा जी हैं। और ऐसा आप याद कर सकते हो कि दांत के बारे में बात करेगा कि 20 के दांत है, यानी कि जहरीला दांत किसका होता है, तो आप याद कर सकते हो भाई एक शर्मा जाति के लोग होते हैं जिनके दांत जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यूनिक ट्रिक लगा करके आप इसे अच्छे प्रकार से क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप इसे याद कर सकते हो। बहुत बढ़िया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था, हाँ 1891 में हुआ था। बहुत बढ़िया। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डन है। आगे बात करते हैं सर, तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, जो कि आपका एक भाषण है ना। तो आप इसे कोई पूछे कि भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि भारत में जो भी लोग आते हैं वो भाषण देते हैं, है ना। और जो विदेशी लोग होते हैं वो आकर के बड़ा भाषण देते हैं, भारत के बारे में बड़ा भाषण देते हैं। यानी कि भारत से हम क्या सीखे क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। और इसके लेखक कौन हो जाएगा, मैक्स मुलर जी हो जाएंगे। यानी कि वो विदेशी व्यक्ति जो है ना वो कौन है, मैक्स मुलर है ना। तो इस तरीके से आप जो है ना इसे याद कर सकते हो। बोलो यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है? यस। तो एक बार लाइक और थम्स अप करके प्लीज शेयर करिए, क्योंकि मैं अचानक क्लास में आया हूँ तो शायद बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है मेरे बच्चे। तो प्लीज एक बार शेयर कर दो। शेयर नहीं करोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जल्दी से फटाफट से, और इसकी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। चलो
आगे है नाखून क्यों बढ़ते हैं मेरे भाई, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका ललित निबंध है, ललित निबंध है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप इसको ऐसा याद कर सकते हो कि कौन है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगर कोई पूछे नाखून बढ़ते के लेखक कौन है, तो आप कहना कि नाखून एक ऐसी चीज है जिसे हम बार बार काटते फिर बार बढ़ते रहता है ना, कि हजारों बार काटो हजारों बार बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है सर, यहाँ पे अलता लगाए सर, वही ललता, या फिर नाखून में क्या लगाते हैं सर, ललता लगाते हैं, यानी कि अलता लगाते हैं, क्या हो जाएगा सर, ललित निबंध हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ट्रिक आप अपना सकते हो। अगला है नागरी लिपि, नागरी लिपि के बारे में बात करता है, देखो यानी कि नागरी लिपि के बारे में बात करेगा, 5वां चैप्टर, उसके लेखक क्या है, गुणाकर मिले। तो आप कहना कि जो नगर में लोग रहते हैं वो बड़ा गुण वाले होते हैं, बड़ा क्वालिटी होती है उसके अंदर, है ना, नगर में जो लोग थे क्या हो जाएगा, बहुत क्वालिटी वाले लोग होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नागरी लिपि के लेखक क्या होगा, गुणाकर मिले होगा। बहुत ही सीधी सी, अगर आप इस तरीके से आप याद करके समझते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक है बहादुर, अब बहादुर का लेखक क्या है, तो कहना कि सर अमरकांत, अमरकांत जी। अब इसे ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लॉजिक अपना सकते हो कि बहादुर लोग कैसे होते हैं, बहादुर लोग कैसे होते हैं, तो आपका क्या होता है, बड़े ही अमर होते हैं, वो क्या होते हैं, अमर होते हैं, बहादुर लोग क्या होते हैं, बहुत अमर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सर अमरकांत जी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से अमरकांत जी हो जाएंगे। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, मुझे बताओ। यदि कोई पूछे श्रम विभाजन के लेखक कौन है, आप कहोगे भीमराव अम्बेडकर। विष के दांत के लेखक कौन है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर नलिनी बिचन शर्मा जी। भारत हम क्या सीखे, भारत हम क्या सीखे, क्या कहोगे सर मैक्स मुलर जी है। क्या ट्रिक मैंने बताया था, अभी आप समझ सकते हो। नाखून क्यों बढ़ते के लेखक ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नागरी लिपि के क्या हो गया, गुणाकर मिले, और बहादुर के लेखक कौन है, सर अमरकांत जी है। अगले चैप्टर की बात करते हैं सर, अगला चैप्टर का सर, एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। डन है, चलो यहाँ पे अगला है परंपरा का मूल्यांकन। अब परंपरा के मूल्यांकन का नाम है यहाँ पे रामविलास शर्मा जी है। एक बार चेक करना फटाफट से जल्दी से, परंपरा के मूल्यांकन का जो है ना वो लेखक का नाम क्या है, तो बताना रामविलास शर्मा जी। क्या सही है, एक बार जल्दी से मुझे बताना भाई फटाफट से, और एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर देना जल्दी से। यस ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर करना। और ये क्या है सर, ये आपका निबंध है। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आपका निबंध है। ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा सर, आपका रामविलास शर्मा जी। यानी कि परंपरा वाले जो लोग हैं, यानी कि हम देखो रामविलास से कैसे याद करोगे सर, राम, राम भगवान राम का नाम है ना, प्रभु का नाम है, और उन्हीं के क्या होता है, उन्हीं के बनाए गए रास्ते पे हम लोग क्या करते हैं, सारे लोग चलते हैं, यानी कि उन्हीं की बनाए गए परंपरा पे हम लोग चलते हैं। ऐसे ट्रिक अपना सकते हो। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा सर, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। एक है आवनियों, आवनियों, आवनियों के लेखक क्या है, तो कहना सर अशोक वाजपेयी जी है ना, तो अशोक वाजपेयी जी है। अब इसको कैसे याद करोगे जल्दी बताओ। आवनियों के लेखक जो है वो क्या है सर, अशोक वाजपेयी जी है ना। तो आप आवनियों से याद कर सकते हो, बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो, है ना। या फिर ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, इसमें अगर अ है तो जिसमें भी अ वाला चीज होगा वो आपका लेखक वही हो जाएंगे। अगर उसमें ऑप्शन होगा आप ऐसे कर सकते हो, आवनियों का लेखक क्या हो जाएगा सर, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। ठीक है, मछली। अब मछली के बारे में, मछली के बाद कहता है तो आपका क्या हो जाएगा सर, विनोद कुमार शुक्ल जी है ना। वैसे तो शुक्ला जी विनोद ये जो है ना मछली नहीं खाते हैं, है ना, क्योंकि पंडित जी वो होते हैं, लेकिन पता नहीं, है ना। लेकिन आप इसे याद कर सकते हो, जो शुक्ला जाति के जो लोग होते हैं वो क्या होता है, मछली नहीं खाते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा, मछली जाति, मछली के लेखक क्या हो जाएगा सर, विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। अगला है नौबत खाने की इबादत, नौबत खाने की इबादत। इसको कैसे याद करोगे, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र है ना। नौबत खाने में इबादत, तो जब देखो खाने में क्या चीज है, खाने में क्या भाई, मिश्री जो है ना, मिश्री आप जान समझते हो, चीनी वाला होता है, तो वो आपका हो जाए मिश्र हो जाएंगे। यानी क्या है, खाने में जो मिश्री है बहुत मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। नौबत खाने में इबादत क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। अब शिक्षा और संस्कृति को कैसे याद करोगे मेरे भाई, शिक्षा और संस्कृति को कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे सर, आप कहोगे सर शिक्षा और संस्कृति के बारे में जब बात किया जाएगा तो हम ये कहेंगे भाई हमारे जो महात्मा गांधी है वो क्या है, महात्मा गांधी से हम सारी चीजें क्या करते भाई, वो शिक्षा सीखते हैं और बहुत सारी चीजें उनसे हम लोग को मिलती है। तो इस तरीके से पूरे 12 चैप्टर का आप लोग क्या याद कर सकते हो सर, लेखक का नाम याद कर सकते हो। ठीक है, डन है, हाँ ठीक है मेरा भाई, ठीक है, ठीक है, यस। चलो आगे बात करते हैं।
अब हम बात करेंगे भाई सबसे पहले वाले चैप्टर की, यानी कि सबसे पहला चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, है ना। श्रम विभाजन जाति वाला चैप्टर जो है ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा वाला जो चैप्टर है, इसके बारे में हम विशेष करके बातें करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला ये चैप्टर आ जाता है मेरे भाई, श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे लेखकी के बारे में। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है ये मुझे बताना। तो कहना है कि सर इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है, सर भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी जो है वो किसके लेखक है, तो आपके किसके लेखक है, तो आपके लेखक है श्रम विभाजन जाति प्रथा के। इनके यदि बात किया जाता सर इनकी कब, यदि एग्जाम में तुमसे पूछे कि इनका जो है ना वो जन्म जो है ना कब हुआ था, तो आप कहोगे सर इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल जो है ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। बोलो सही है, यस। कहाँ पे यदि हुआ था बात किया जाता तो कहोगे सर महू में हुआ था। महू कहाँ पे पड़ता सर, महू के मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में। और इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा हुआ था सर, एक महू के एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा सर, ये दलित परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, इसमें बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है, और ये पॉइंट कह रहा है कि उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन में प्राप्त किया था। अगर एग्जाम में तुम्हें ये पूछे मेरे भाई, ये पूछे कि जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं वो उनकी उच्च शिक्षा कहाँ पे हुई थी, यानी उच्च शिक्षा की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो आप कहोगे सर उनकी उच्च शिक्षा जो थी अमेरिका और लंदन से प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ तक सही है, यस। एक बार मुझे बताओ यहाँ तक सही है, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से शेयर करके, यस। अब इस पॉइंट में इस चैप्टर के बारे में हम घुसेंगे, है ना। ये जो चैप्टर है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है मेरे भाई, वो किनके द्वारा लिखी गई है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। और ये किससे लिए गया था, यानी कि इसे किससे लिया गया था, तो आप कहोगे सर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक प्रकार का उनका भाषण है ना, जिससे ये जो है ना चैप्टर, यानी कि कुछ अंश जो है ना, कुछ हिस्सा जो है ना, वहां से इस चैप्टर को क्या किया गया है, वहां से इसको लिया गया था। तो अगर आपके एग्जाम में अगर पूछे कि आप बताओ कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो प्रसिद्ध भाषण है वो कौन सा प्रसिद्ध भाषण है जिससे ये आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा ये पार्ट जो है ना चैप्टर जो लिया गया था, तो आप क्या कहोगे, वो कहोगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहोगे, ठीक है। अगला है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, किसने किया था आप बताओगे फटाफट से। इसका जो रूपांतरण है वो किसने किया था। यदि मैं आपसे पूछूं या आपके एग्जाम में मेरे भाई पूछे कि ये बताओ कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है ना वो किन्होंने किया था, आप कहोगे सर ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था सर, ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था सर, ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक बात है यहाँ तक, यस। चलो बहुत सुंदर, आगे बात करते हैं। अगला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हो गया था, ये बताओ कब हो गया था। तो आप कहना कि सर 1956 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या हो गया था सर, निधन हो गया था। अगर ये पूछ देता कहाँ हो गया था तो कहना सर दिल्ली में जो है ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या हो गया था सर, निधन जो है ना वो उनकी हो गई थी। सही बात है, यहाँ तक मुझे बताओ कोई डाउट ये बताओ मुझे को, सही बात है यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यस। आगे अगर बात करता है कि इनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति रहे थे, तो आप कहना कि इनके प्रेरक जो है ना वो 3 व्यक्ति रहे थे। कितने व्यक्ति मेरे भाई रहे थे, तो कहना कि 3 व्यक्ति रहे थे। वो कौन कौन थे ये बताओ। तो एक का नाम था बुद्ध, दूसरा का नाम है कबीर और तीसरा का ज्योतिबा फूले था। ये 3 लोग थे। तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आया सारी चीजें, एक बार मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ तक आपको समझ में आया, जल्दी से बताओ फटाफट से, यस। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं और आगे अब जानेंगे भाई इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे खास है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे भाई सबसे पहले क्वेश्चन की, तो ये हो जाएगा लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, जल्दी मुझे बताओ, क्या आपको इसका उत्तर पता है? नहीं है तो ध्यान से देखो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे।
ठीक है, आपको लिखना होगा लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषक की क्या है, कमी नहीं है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप आसानी से लिख सकते हो कि लेखक विडंबना इस बात की कर रहे हैं कि इस युग में भी, इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषक क्या है, उसकी कमी नहीं है। हर जगह जातिवाद देखा जाता है और आजकल तो सबसे ज्यादा जातिवाद की बात किया जाता है तो बिहार जैसे राज्य में सबसे ज्यादा देखा जाता है। आगे दूसरा क्वेश्चन, जातिवाद की पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए जातिवाद की पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं तो क्या लिखोगे, आपको लिखना होगा कि जातिवाद की पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। किसे आवश्यक मानते हैं, आप कहना कि सर श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता को क्या मानते हैं, तो आप कहना ये कार्य कुशलता के किसे आवश्यक मानते हैं, आप कहना सर श्रम विभाजन को, और ये एग्जाम में पॉइंट पूछा जाएगा। आगे और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। जाति प्रथा भी है, क्या है, वही श्रम विभाजन का भी दूसरा रूप भी है। जैसे मान लो कि आप जो है ना, देखो इस चैप्टर में खासकर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये बताए हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म ले रहा है, समझ रहे हो, और जन्म लेने के बाद अगर उस पे उसको थोप दिया जाता है उस जाति के अनुसार कि तुम अगर बढ़ई हो तो बढ़ई का काम करोगे, तुम यदि हलवाई हो तो हलवाई का काम करोगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि अगर किसी गांव में अगर ऐसा चले कि भाई एक गांव में क्या है, सारे के सारे लोग क्या है, नाई है ना, तो भाई सबका सब वो बाल जो है ना वो नाई है, तो अब किसका वो बाल काटेंगे भाई, सब तो नाई है, सबके घर नाई पड़े हुए हैं, तो इसमें भुखमरी की समस्या भी हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें भी गलत है। तो बहुत सारी चीजें को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है ना इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को क्या कहा है, उन्होंने समझाया है और उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। आगे अगला चैप्टर है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जो जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनके अनुसार जो लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी आपत्तियां क्या है। तो आप लिखोगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ लोगों का भी विभाजन करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि देखो जाति प्रथा यदि लाया जाता है तो जाति प्रथा के अनुसार ये तो श्रम का विभाजन तो होता ही है, उसके साथ साथ ये लोगों का भी बंटवारा कर देता है, लोगों का भी बांट देता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इसे ये लोगों को भी बांट देता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन, ये विभाजन सही नहीं है। ये कौन कहते हैं, तो ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। ठीक है, यस। तो इस चैप्टर से ये वाली क्वेश्चन यदि आएगी तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगला इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है, और यही क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में, ऐसा समझो मैं आउट कर रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में इस बार के यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको लिखना होगा कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उससे पूर्वजों ने किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अब जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा के अनुसार होता क्या है कि भाई आप जिस जाति को हो उसी जाति का कार्य आपको करना होगा, जिसके कारण होता क्या है कि भारत में बहुत सारी जो है ना इसके कारण बेरोजगारी हो जाती है। मान लो कि कोई दलित परिवार का बच्चा है और वो बेहतर करना चाहता है, उसके अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो क्या उसे बोल दिया जाएगा कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ये करने का काम नहीं है, तो ये गलत होता है। सही बात है। यस। आगे तो इसलिए जो है ना, थोड़ा पानी लेके आना, इसलिए जो है ना वो भारत में क्या है, बेरोजगारी का ये प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
अगला, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो समझना कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार एक कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। जो जाति प्रथा है वो जो है अपने अनुसार कार्य चुनने की कभी भी अनुमति नहीं देता है। यानी कि जो जाति में आप जन्म लिए हैं वो जातिवाद कहता है कि आप यही जो काम है वो कर सकते हो जो उस जाति के अकॉर्डिंग है। जैसे मान लो कि बढ़ई है तो बढ़ई वाला तुम काम कर सकते हो, है ना। तुम अगर दलित परिवार से हो, किसी छोटे जाति से हो, तो आप वही काम करोगे। किसी का पैर दबाओगे, पैर दबाने का मतलब हो गया कि छोटा मोटा काम उसको करोगे। किसी के घर के झाड़ू पोछा ही कर सकते हो, बड़े पोस्ट पे बैठना आपका अधिकार नहीं है, और ये कहीं ना कहीं ये गलत है। सही है। तो इस पूरी चैप्टर में पहला चैप्टर जो है मेरे भाई, इसमें इसी चीज के बारे में जो है ना आपको बताई गई है। ठीक है, डन, यहां तक समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप में दिखाया है? तो आप लिखोगे कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख उन्होंने रखा। इसमें जो आर्थिक पहलू है और इसमें जो रचनात्मक पहलू है, उन्होंने कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इनमें सबसे प्रमुख रखा था, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ी सी कम, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है और ये वाला है 2 नंबर, ये आपका 4 और 5 नंबर। अगला, और ये आपका ये भी है 7वां नंबर कि सच्चे लोकतंत्र स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आप क्या लिखोगे कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। लेखक भीमराव अम्बेडकर साहब जी हमें कहते हैं और लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि सबका प्रेम जो है ना वो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से दूध में यदि पानी को मिला दिया जाता है, दूध में क्या मिलाया जाता है? पानी को जब मिला दिया जाता है तो एक ही स्वरूप का हो जाता है। उसी प्रकार से आपका और हमारा जो है ना वो प्रेम आपका होना चाहिए। किसका? आपका और हमारा जो है ना वो प्रेम हम लोगों का होना चाहिए। समझ रहे हो? यस, इसी प्रकार से हमारा और आपका बीच का प्रेम होना चाहिए। डन है? सही बात है। जैसे कि मैं आपका शिक्षक हूं, आप हमारे स्टूडेंट हो, तो यदि आप पे कोई उंगली उठाता है तो समझे कि वो कष्ट मुझे होनी चाहिए। आपको कोई दर्द होता है तो वो दर्द मुझे होनी चाहिए। यदि हमें कुछ दर्द होता है, जैसे हमारे बच्चे जो है ना हमसे इतने लगाव करते, इतने प्रेम करते, इतने मोहब्बत करते हैं कि यदि कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए या कभी देखते हैं कि सर की तबीयत खराब हो या अचानक बहुत वर्क कर पाए हैं, तो वो बार बार व्हाट्सएप पे, बार बार कॉल पे, कमेंट बॉक्स में, मैसेज में, जहां से हो पाता है वो अपना जो है ना इच्छा प्रकट करते हैं कि मंटू सर प्लीज आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है? आपका और हमारे बीच का वो प्रेम है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही कहते हैं, यदि एक दूसरे का प्रेम अगर दूध और पानी के मिश्रण के जैसा हो जाता है तो समझो कि भाई दुनिया में जो ये ईर्ष्या वाली भावना चलती है वो कभी नहीं होगी। सबका प्रेम, सब कोई एक जगह, सब कोई अच्छा करेगा, है ना। लेकिन मेरे भाई होता क्या है कि कुछ लोग जो है ना इसको बहुत, कोई जैसे हमारे बिहार में क्या चलता है, अगर कोई व्यक्ति आगे चल रहा है उसका पैर पकड़ के खींच दो, भाई वो गिर जाए, है ना, वो क्यों जा रहा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचेगा कि भाई उसके साथ हम मिल जाएं और उससे और मजबूत कर दें ताकि वो आगे बहुत तेजी से निकले तो हम भी उसके पीछे पीछे निकल सकते हैं। दिमाग लोग उसमें लगाते हैं कि भाई उससे गिराए कैसे। आपके भी समाज में, और आप भी देखते होंगे कि आपके भी यहां क्या है, आपको बहुत सारे लोग आस पड़ोस को कहता होगा यार ये कुछ नहीं करेगा जीवन में, हमारा एक बेटा है, अब भले उसका बेटा कुछ भी कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी बुराई करेगा, फिर दूसरा उसकी बुराई करेगा, फिर तीसरा उसकी बुराई करेगा। तो ये सिलसिला जो है ना वो चलती रहती है। लेकिन यदि प्रेम की भावना नहीं है, यदि एक दूसरे से लगाव नहीं है, तो समझो कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी और कोई उसमें कोई बेहतर नहीं कर पाएगा। आज जातिवाद के कारण ही हमारा बिहार जो है ना इतनी पिछड़ापन में है।
आप देख रहे हो कि बार बार बीपीएससी जैसे मुद्दा आ रही है, बिहार में हो रही है ना सारी चीजें, बार बार पेपर लीक से लेकर के बार बार ये क्या चीजें चल रही है भाई। अगर आप गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस तरीके से सोचती, अगर हम जातिवाद से वोट ना दिए होते तो हमारा जो है ना वो चीजें, ये दुर्दशा नहीं होती है, क्योंकि वो अपने मतलब की करने लगते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो अपने मतलब की करती है, क्यों? क्योंकि हम जब वोट आती है तो जातिवाद करने लगते हैं कि मेरा जाति का है, मैं इसे वोट दूंगा। लेकिन जब वही व्यक्ति जीत जाता है और वही आप पे शासन करने लगता है और अपने अनुसार जब आपको चलाने लगता है, तब कहते हो यार हमने गलत कर दिया है। फिर चुनाव आता, फिर आपका वही मूड आ जाता है। तो ये चीजें जो है ना किसी के प्रति, किसी के बीच में नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में बस यही बताया गया है। डन है? मुझे लग रहा है यहां तक आप लोगों ने समझ गए होंगे, यहां तक आप लोगों ने सीख गए होंगे। डन है? डन है। अब हम बात करेंगे भाई इस चैप्टर के, अब अगले चैप्टर की। अगले चैप्टर का जो नाम है वो मेरे बच्चे क्या है? आप कहोगे सर 20 के दांत है। कौन से चैप्टर है? 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत है। और हमने इसको कैसे समझाया 20 के दांत को याद करने का ट्रिक? आप कहोगे इसके लेखक कौन है? कहना सर नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है सर? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है, अब नलिन बिलोचन जो शर्मा जी हैं उसको कैसे याद करके मैंने कहा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि शर्मा जाति के लोग होते हैं जिसके दांत जो होते हैं 20 के समान होते हैं। एक ट्रिक है, हालांकि होते नहीं है, बट मैंने आपके ट्रिक के माध्यम से आपको इसे समझाया। डन है? हाँ सर, अमेरिका में जो आग लगी है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो बहुत ये दुखद घटना है, हमने भी अभी उसके बारे में मुझे भी पता लगा, थोड़ी बहुत पता लगा, तो भाई इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें होती है और तो वो बहुत 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 दुखद है यार, बहुत बहुत फैल गई है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो चीज़ें आप लोगों ने भी देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पाठ की यदि हम बात करते हैं लेखक कौन है, तो अभी आपको हमने बताया कि नलिन बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जन्म कब हुआ तो क्या कहोगे? आप नोट करोगे, याद करोगे? सर इनकी जो जन्म हुई थी 18 फरवरी 1916 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। डन है मेरे भाई? यस मंटू सर, यस, जो कि पटना के बदरघाट में हुआ था। अब क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वो कहां पे हुआ था, तो कहना कि पटना के बदरघाटों में इनका जन्म हुआ था। कब? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इस दुनिया में वो आए हुए थे। अगर हम बात करते हैं कि लेखक की प्रमुख रचनाएं क्या है, यानी कि किन की, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की प्रमुख रचना क्या है, तो आप याद करके रखना कि दृष्टिकोण है ना, उसके बाद साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचन इत्यादि जो है इनके क्या है, प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। क्या है मेरे बच्चे? इनकी प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं। यह कहानी जो है वो 20 के दांत, वो कहानी तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। क्या है ये? एक प्रकार की क्या है, कहानी है, और ये वहां से निकाली गई है। और इस कहानी में किसके बारे में पूरी पर बात की गई है? एक झोपड़ी वाले और एक महल वाले के बीच में लड़ाई की बात की गई है कि किस प्रकार से एक महल वाले एक झोपड़ी वाले के पीछे पड़े रहते हैं और कभी भी उसे वो नीचा दिखाते हैं। लेकिन भाई जब झोपड़ी वाले अपने आप पे आ गए ना, तो सारी की सारी चीजें समझो कि भाई पलट देंगे और इतिहास लिख देंगे, है ना। हम लोग भी झोपड़ी वाले हैं, हम लोग भी गरीब हैं, है ना। हम लोग का सपना होता है कि अच्छे अच्छे बिल्डिंगों में रहें, ठीक है, लेकिन हम लोग उस तरीके से अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें में रहते हैं उन्हीं का वो जो बिल्डिंगें बनती है वो हम लोगों के द्वारा ही, हमारे बिहार के लोगों के द्वारा ही, हमारे मजदूरों के द्वारा ही वो चीज़ को निर्माण की गई होती है ना। और ये प्रॉपर इस कहानी पे, ये जो कहानी है प्रॉपर किस पे निर्भर हुई है, तो प्रॉपर ये निर्भर जो हुई है मेरे भाई, प्रॉपर जो ये निर्भर हुई है वो किस पे निर्भर हुई है? सिर्फ इसी बात पे कि एक झोपड़ी और महल वाले पे किस प्रकार से आपकी घटना हुई। जैसे इसमें एक मदन है जो कि झोपड़ी वाले है, जो कि गिरधर लाल का बेटा है, और इसमें आपका एक जो खोखा है यानी कि जिसका नाम कासू है वो एक महल वाले का लड़का है। इसके बीच किस प्रकार से क्या घटनाएं होती है उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो सेन साहब की एक काले रंग की, इस चैप्टर में जो है ना सेन साहब हैं और सेन साहब की काले रंग की मोटर कार थी, ठीक है।
किस रंग की थी? काले रंग की। अगर मैं पूछूं कि काले रंग की थी तो ये कितने रुपए की थी, है ना, यानी कि सेन साहब की मोटर कार जो थी मेरे बच्चे वो कितने रुपए की थी। जितने बच्चे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जल्दी से कर देना। हाँ, ये 20 के दांत चैप्टर से तो कहना है कि सर 750 की, 7,500 की थी। ठीक है, कितने की थी? तो 7,500 रुपये की थी। लेकिन इनकी मोटर कार का नाम क्या था? कौन सी मोटर कार थी? तो कहोगे सर एस्ट्रीमल इंड थी। क्या थी? एस्ट्रीमल इंड थी। सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे और अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। भाई जो सेन साहब थे इस कहानी में, वो सेन साहब अपने बेटी को कठपुतली समझते थे। यानी कठपुतली का मतलब होता है कि अपने अनुसार उसे जैसे मन करे वैसे हम नचाएंगे। लेकिन जो खोखा था, यानी कि उनका बेटा नाम था, क्या नाम था उसका? कासू नाम था। उसे वह कहते थे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ये तरह तरह की बातें जो है ना, बिजनेसमैन बनाऊंगा, तरह तरह की बातें जो है ना वो किया करते थे। समझ रहे हो? यस सर। गिरधर लाल जो मदन का पिता है और सेन साहब का किरानी था। अब बात करते हैं सर मदन कौन था। ठीक है, अगर मैं पूछूं, सॉरी, हाँ, अगर पूछा जाता है कि मदन कौन था इस चैप्टर में, मदन कौन है, तो आप कहोगे सर मदन जो है ना वो गिरधर लाल का बेटा है। कौन है? गिरधर लाल का क्या है मेरे बच्चे? क्या है मेरे बच्चे? बताना। तो बेटा है। और ये क्या है? और गिरधर लाल कौन है? तो कहोगे गिरधर लाल सेन साहब के किराने के तौर पे कार्य किया करते थे। यानी कि सेन साहब के घर पे क्या करते थे? ये काम किया करते थे। मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अब कासू से उसकी लड़ाई किस बीच में हुई? तो लट्टू को लेकर के। अच्छा, आप लोग लट्टू खेले हो मेरे बच्चे? एक बार मुझे बताना, क्या आप लोग लट्टू का खेल खेले हो? जल्दी बताना, क्या आप लोग लट्टू का जो खेल है वो खेले हो? यस, मुझे बताना फटाफट से, क्या आप लोग जो है ना वो लट्टू का खेल खेलो? बहुत प्यारा सा खेल होता है भाई लट्टू का खेल। वही जो है ना मदन खेल रहा था, और जब ये झोपड़ी वाला था और बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया जाता था, है ना, तो भाई इसे तो बर्दाश्त हुआ नहीं, और उसी बीच जो है ना वो कासू आ गया, कह रहा कि मैं भी खेलूंगा ज़बरदस्ती, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि जिससे हम कहते हैं भाई नहीं खिलाएंगे, वो आकर के ज़बरदस्ती बोलता है हम खेलेंगे। तो उस बीच में इन्होंने किया क्या कि दोनों के बीच लड़ाई हुई, और उसके क्या कर दिए? मदन ने कासू को मार करके कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़ दिए। कितने दांत तोड़े थे? तो कह रहा है कि सर 2 दांत तोड़ दिए थे। ये किस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यानी कि इस चैप्टर में जो भी एक एक मैं पॉइंट्स आपको डील कर रहा हूँ, जो भी एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में 100% मेरे भाई पूछा जाएगा। कासू सेन साहब की बुढ़ापे का आंखों का क्या था? तारा था। अगर पूछा जाए कि सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था मेरे भाई? कौन था? तो आप कहोगे कासू था। अगर कासू न दे करके आपको क्या दे दे? खोखा, तो आपका खोखा भी आंसर आप टिक करके आना। डन है मेरे भाई? यस, मुझे बताना क्या हो जाएगा सर, कासू या खोखा था। सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह बात किसने कही थी? यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ऐसे ही लड़के चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने कहा था? तो आप कहना कि सेन साहब ने मदन को कहा था। किसने कहा था? तो सर सेन साहब ने मदन को कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वाले ही जीतते हैं। अक्सर आप लोग जानते हो कि जब भी लड़ाई होती है तो महल और झोपड़ी वाले के बीच में यदि लड़ाई होगी तो हमेशा कौन जीतेगा? हमेशा महल वाला ही जीतेगा। लेकिन इस चैप्टर में हुआ उल्टा। क्या हुआ मेरे भाई? इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ उल्टा। इसमें हुआ यह कि महल वाले को हरा दिया कौन? एक झोपड़ी वाले ने। कौन हरा दिया? तो मदन ने किसको हराया? मदन ने हरा दिया कासू को, है ना। मदन ने हरा दिया किसको? सर कासू को हरा दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच में हुई थी। ये जो कहानी है वो किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये जो कहानी हुई थी एक महल और झोपड़ी वाले के बीच में हुई थी। घर के सभी मामलों में कासू क्या था? अपवाद था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि घर के हर एक मामले में अपवाद कौन था? एक मामले में मेरे बच्चे अपवाद कौन था? अपवाद जो है ना वो अपवाद कौन था? एक बार मुझे बताना, ठीक है, एक बार मुझे बताना अपवाद कौन था। घर के हर एक मामले में जो होगा वो अपवाद कौन था?
तो कहोगे सर कासू, कासू या फिर कह सकते हो सर खोखा था। ठीक है, यस, ये बात याद करके रखना। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिनका नाम क्या क्या था। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो कहना सर 5 पुत्रियां थी, जिसका नाम, पहले का नाम आपका सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली और क्या था? आरती था। और इसके एक पुत्र थे जिसका नाम कासू था, यानी कि जिसे प्यार से खोखा कहा जाता था। समझ गए? यस। तो ये उनकी 5 लड़कियां थी। सॉरी, लाजो बोल रहे हैं, आलो नाम था ना, यहाँ पे लाजो हो गया, आलो नाम था। ठीक है, हाँ, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती था, ऐसे था, है ना, आलो था। डन है। चलो, अब इससे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव टाइप जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से सुनना। सेन साहब की परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए, पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करिए। अब देखिए, जब भी हिंदी में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अब इस चैप्टर में कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि जो सेन साहब थे उनके घर में लड़के और लड़की यानी कि लिंग भेद पे, यानी कि लड़का और लड़की में क्या अंतर देखा जाता है पालन पोषण में, उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए। तो आपको लिखना होगा कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। किसके अनुसार से? लिंग के, कि तुम लड़का हो तो अलग नियम रहेगा, लड़की हो तो अलग नियम रहेगा। क्योंकि लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने और हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग ही नियम था। जो उनकी बेटी थी उनको बोला जाता था यहाँ हंसना है, वहाँ नहीं हंसना है, यहाँ बोलना है, वहाँ नहीं बोलना, बस तरह तरह की बातें जो है ना, वो चीज़ें जो है ना वो लागू की गई थी। लेकिन वही कासू के बारे में यदि बात किया जाए तो कोई ऐसा नियम नहीं था। वो स्वतंत्र था भाई, और स्वतंत्र तो होना चाहिए क्योंकि वो आंखों का तारा था। 5 लड़कियों के बाद से एक लड़का जिसके घर में जन्म लेगा तो वो तो ऐसा ही होगा, और वही काम हमारे किसके हैं? तो कासू जी का था। ठीक है, चलो अगला करके, खोखा किन मामलों में अपवाद था? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खोखा जो है ना किस मामलों में अपवाद था? आप क्या लिखोगे कि सेन साहब को का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियां को ऐसा आजादी कभी नहीं थी। जो कासू था वो हमेशा अपने मन का क्या करता था? वो घर के हर एक मामलों में अपवाद था। कोई भी नियम जो है लागू हो, लेकिन वो लागू उस तरीके से, यानी कि उसको मानने के लिए ना रेडी था और ना वो चीजें करता था। जो उसको इच्छा लगती थी, यानी तो जो उसको समझ में आता था, जो उसको अच्छा लगता था वो करता था, और जो नहीं लगता था उसे छोड़ देता था। सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? अब जो सेन साहब थे, वो सेन साहब और उसकी पत्नी जो है खोखा जो है ना, खोखा था, तो उसको ये सोचते थे, वो कैसे देखते थे? वो सोचते थे कि मेरा बेटा क्या बनेगा सर? इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, इत्यादि बहुत सारी बातें किया करते थे। और इसके लिए सेन साहब अपने घर पर ही स्कूल न भेज करके उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा स्कूल जाएगा, स्पेशल एक टीचर रहेंगे इसके लिए। और स्पेशल टीचर क्या किए थे? वो घर पर बुलवा कर उसको शिक्षा देने का तय कर लिया कि भाई हमारा बेटा जो है ना किसी औरों के बीच में रह के पढ़ाई नहीं करेगा, इसको एक शिक्षक पढ़ाएंगे और अकेले पढ़ेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेन साहब जो है ना और उनके जो पत्नी थी वो क्या करते थे? इनके बीच में वो चीजें देखते थे और ये स्पेशल टीचर को रखे हुए थे। डन हो गया। आगे क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? जो मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ था उसके बीच कहानीकार इसे क्या बताना चाहता है? तो आप लिखोगे कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद की, यानी विवाद का मतलब होता है झगड़ा के द्वारा, कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनकी कीमती सामानों के आसपास भी भटके। देखो, महल वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारे आसपास, हमारे बनाए गए चीजों के आसपास क्या करे? वो आसपास उसे भटके, है ना, उसे भटकने नहीं देने चाहते हैं हमेशा। और यही जो है ना, जब मदन और ड्राइवर के बीच में हुआ तो यही जब वो डांटा तो ये चीजें सामने निकल करके आई और कहानीकार को ऐसा लगता है, और ये बात सही भी है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? जो कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका कारण क्या था? तो आप कहना कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था लट्टू घुमाने का खेल था, है ना। मदन कह रहा भाई नहीं खिलाऊंगा मैं, कासू कह रहा मैं खेलूंगा, है ना, क्योंकि वो
महल वाले का लड़का है ना, उसका दबदबा तो होनी चाहिए। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ करके ले लिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम गरीब घर के हैं, झोपड़ी वाले हैं और हम नीचे कास्ट के हैं तो हम अपने अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं। आप जब मन करे तब आप हमारा अपमान करके चले जाओ, भाई ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कब तक बर्दाश्त करेंगे, है ना। लेकिन जिस दिन ये तय कर लेते हैं कि नहीं, अगर मेरी अपमान हो रही है तो मैं इसका बदला लूंगा, तो वो ले ही लेते हैं। समझ रहे हो। अगला कह रहे कि आपकी दृष्टि में, मैं छूट गया यहाँ पे, आपके दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे दीजिए। भाई देखो, अगर मेरी दृष्टि में, अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी दृष्टि में इस कहानीकार का जो नायक है वो मदन ही है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। 2 बार घटनाएं होती है। एक बार होती है कि जो मदन है वो क्या करता है, बिना सेन साहब से डरे उसके ड्राइवर से भी लड़ जाता है और उसके बाद से क्या करता है, उनके बेटे का भी 2 दांत तोड़ देता है ना। तो ये होती है हिम्मत। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आपको आसानी से बहुत ही सुंदर तरीके से लिख देना होगा। अगला है कि कासू का चरित्र चित्रण कर दीजिए। क्या करोगे? कासू का, यानी कि कासू का चरित्र क्या था, कैसा था, इसके बारे में एग्जाम में आएगा मेरे बच्चे। तो आप क्या लिखोगे, मुझे बताओ फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या फिर से कोरोना आएगा? अरे ना रे भाई, कोरोना नहीं आएगा, तुम काहे लिए टेंशन में हो, है ना। एक वायरस आया है, लेकिन टेंशन मतलब सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। वो एक बार दौर आया था, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। कासू सेन साहब की बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे क्या कर देता, बिगाड़ दिया था। वो बिना डरे किसी के ऊपर हाथ छोड़ देता था। उसकी मन इतनी बढ़ गई थी कि वो बिना सोचे समझे किसी पे भी हाथ छोड़ देता था। उसके बाद से वो हर एक मामलों में अपवाद था। और ये क्या था? उनकी आंखों के तारा था। किनके? सेन साहब के आंखों का तारा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब का चरित्र चित्रण कर दीजिए कि भाई सेन साहब का चरित्र कैसा था। तो आप लिखोगे कि सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं और वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा अंतिम समय में यही मेरा सहारा बनेगा। क्या कहते हैं? ये मेरा बेटा जो है अंतिम समय में क्या बनेगा? सर सहारा बनेगा, और ये सोचते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको कल जो होंगी, कल शाम को 6 बजे से आपकी जो मैथ की ये डर है ना सब्जेक्टिव की, तो आपकी सब्जेक्टिव की डर मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको कल 50 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जिसको यदि आप बना लेते हो, यदि आप समझ लेते हो, तो समझो कि सारी की सारी परेशानियाँ, सारी की सारी दिक्कत जो है ना वो बहुत से ईजी वे में तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो तुम मेरे भाई कल शाम 6 बजे जरूर आ जाना, इस बात को नोट कर लो, ठीक है। 50 क्या लेके आने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि लघु और दीर्घ दोनों करेंगे। उसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। और मॉर्निंग में भी आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रही है, तो आप उसे जरूर देखे होंगे। आगे मेरे भाई करें कि मदन का चरित्र चित्रण करें। तो लिखना कि मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत को क्या कर देता है? सर तोड़ देता है। क्या कर देता है मेरे बच्चे? तोड़ देता है। तो इस तरीके से यदि मदन का चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाएगा तो आप लिखोगे। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कर दीजिए कि भाई गिरधर लाल कौन था। तो आप जानते हो कि गिरधर लाल जो है वो मदन के क्या था? पिताजी थे। आप लिखोगे कि गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र हैं। यह सेन साहब के किरानी और मदन के पिता हैं। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। जब भी जो झगड़ा हुई या झगड़ा होने के कारण जो है गिरधर लाल को क्या कर दिया गया? तो उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई? यस, ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ गए। एक बार सेशन को मेरे बच्चे, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके प्लीज एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों साथियों में।
ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बहुत ही सुंदर तरीके से। अगले क्वेश्चन अब जो है ना वो आपके अगले चैप्टर से होंगे। अगले चैप्टर से सबसे पहले हम जानेंगे अगला चैप्टर का नाम क्या है सर? अगला चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। और भारत से हम क्या सीखे जो है ना वो एक प्रकार का भाषण है और इसके लेखक जो है मेरे भाई वो ध्यान से समझना, इसके लेखक जो है ना वो कौन है? इसके लेखक है मैक्स मूलर जी हैं। कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। कौन है? तो मैक्स मूलर जी है। ठीक है, अब देखो यानी कि इस पाठ के लेखक के बारे में यदि बात किया जाए तो मेरे बच्चे क्या कहोगे? इसके लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर है, जिनका जन्म कब हुआ था? तो कहना कि सर 6 सितंबर कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 ईस्वी का हुआ था, है ना। और कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ये लेखक के बारे में प्रत्येक चैप्टर के बारे में इतना जानकारी मेरे बच्चे, इतनी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि इस पाठ के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था और वो कहाँ पे जन्म लिए थे। ठीक है, डन है। तो आपको समझ में आ गया कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक के मैक्स मूलर जी, उनका जन्म हुआ था 6 सितंबर 1823 ईस्वी को और इनका जन्म जो था वो जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम मूलर था। क्या था? तो विल्हेम मूलर था, विल्हेम मूलर था, है ना। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये देखो, ये जितने पॉइंट आपको हम दर्शा रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट कहां पे आएंगे मेरे बच्चे? ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में आएंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तब उसके पिता का निधन हो गया था। अगर आपके एग्जाम में मेरे बच्चे ये पूछा जाए कि मैक्स मूलर जी कितने वर्ष के थे तब उनके पिताजी का मृत्यु हो गई थी, वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, कितने वर्ष के थे? तो कहना सर ये 4 वर्ष के थे। मैक्स मूलर ने हिप्पोपदेश और मेघदूत का हिंदी से जर्मनी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। मेरे बच्चे यदि तुमसे ये पूछा जाए कि मैक्स मूलर जो है वो हिंदी से जर्मनी में किसका अनुवाद किया था, तो आप कहोगे कि हिप्पोपदेश और मेघदूत को क्या किया था? हिंदी से जर्मनी भाषा में उन्होंने क्या कर दिया? रूपांतरित किया था। कौन? तो मैक्स मूलर साहब ने। अगला पॉइंट, उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद करोगे कि 28 अक्टूबर को और सन 1900 ईस्वी में हो गई थी। कब? सन 1900 ईस्वी में उनकी निधन हो गई थी। ये बात आपको याद करके ऑलरेडी रखनी है। कब हुई थी उनकी मृत्यु? तो पूरे 1900 ईस्वी में हो गई थी। इस भाषण के अनुवादक कौन है? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी है। और ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे कि अनुवादक कौन है, तो आप कहना कि सर इसके अनुवादक जो है वो कौन है? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी है। कौन है मेरे बच्चे? एक बार जोर लगा के बोलो फटाफट से। इसके जो है ना, इसके भाषण के अनुवादक कौन है? तो कहना है सर भवानी शंकर त्रिवेदी जी है। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो कहना कि सर भवानी शंकर त्रिवेदी जी है। डन है? यहां तक क्लियर है? एक बार मुझे बताओ फटाफट से। यस सर, यहां तक क्लियर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर कल सुबह वाली क्लास क्यों नहीं चल रही है? मेरे बच्चे कल सुबह वाली क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो इसके वजह से कल सुबह जो है ना क्लास नहीं चल पाई। लेकिन हमने तो क्लास लिया था सुबह 6 बजे, क्लास तो हमारी हुई थी। सुबह 6 बजे हमने क्लास लिया था। सुबह 9 बजे वाली जो क्लास है ना वो थोड़ी सी मिस हो गई थी। लेकिन उसमें क्या है ना कि थोड़ी सी एक अलग ही तरीके से मिस हुआ, जिसके वजह से वो नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सॉरी। लेकिन आगे जो है ना आपकी क्लास कंटिन्यू है, आपकी कल भी क्लास होंगी, है ना। और आपके लिए कल एक सबसे तगड़ी वाली सेशन हम लेकर के आ रहे हैं। कल सबसे तगड़ी वाली सेशन जो हम लेकर के आ रहे हैं आपके इस पर्व पे, क्या लेके आ रहे हैं भाई? मैथ के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यदि तुम मैथ के अंतिम प्रहार में के रूप में यदि 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तुम देख लेते हो, क्या देख लेते हो? 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको कल लेके आऊंगा, एकदम चुन करके लेकर के आऊंगा, तो वो चीजें तुम देख लोगे तो समझो कि सारी समस्याएं जो मैथ का है वो आपका खत्म हो जाएगा। समझ लो कि अगर एक बच्चे को यदि 50 क्वेश्चन याद हो जाएगा केवल सब्जेक्टिव को, यदि वो बना लेगा, तो मैथ में सोचो कि 15 ही बनाने को आएगा, है ना। 15 ही बनाना होगा, 30 आएगा लेकिन 15 बनाना होगा। तो सिर्फ 50 क्वेश्चन से ही 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी उनका फिक्स हो जाएगा। सिर्फ 50 क्वेश्चन कल बनाएंगे तो, यानी 50 कल आज बनाना सीख लिए कल के क्लास में, तो आप समझो कि आपके एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आएगा ना, मतलब 15 बनाने में, तो 10 तो इजिली बना दोगे। और आगे जो सेशन लगातार चल रही है उससे भी आप लोग सारी वो कवर कर लोगे, तो दिक्कत नहीं होगा।
इस भाषण में मैक्स मुलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत को सबसे अच्छा देश माना है। वैसे भी भाई भारत हम लोग का बहुत सुंदर सा देश है, ऐसा भारत देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हर जगह जो यहाँ पे चीजें हैं वो वहां कहीं नहीं मिलती है, और इसकी बात देखने को मिलती है जब मैक्स मुलर जी ने यह बात कही, जब विदेश के लोग जब आकर के भारत के बारे में कहते हैं कि जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के लोगों की भावना है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की प्रकृति है, वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्राम में होता है, यानी कि गांव में होता है। हमारे मैक्स मुलर जी कहते हैं कि जो सच्चे भारत के यदि दर्शन करना है तो कहाँ होती है मेरे बच्चे, जल्दी बताना। यदि सच्चे भारत की दर्शन करना हो, सच्चे भारत की दर्शन करना कहाँ होती है सर? ग्राम में होती है, यानी कि गाँव में होती है। कहाँ होती है? गाँव में होती है। यानी कि भारत का वाकई जो दर्शन करना हो ना तो वो गाँव में होती है। समझो यार वो दिन जब हम सभी गाँवों में खेलते हैं, हर एक खेल खेलते हैं, जैसे कि कबड्डी हो गए, लुका छिपी वाला खेल हो गए, कितना आनंद आता है। दादा दादी से कहानियां सुनते हैं, है ना, एक साथ बैठ करके वो चीज़ें हम लोग करते हैं। वो तालाबें, वो नहरें, गर्मी के मौसम में वो पेड़ जिसके नीचे हम लोग कुछ समय बैठ पाते हैं, क्या ये चीज़ें शहर में पॉसिबल है? क्या देखने को मिलती है? बहुत कम मिलती है, नहीं भी मिलती है ना। तो यदि भारत के सच्चे दर्शन करनी है तो कहाँ जानी होंगी? गांव में जाना होगा। और गांव में जब आप जाओगे तो समझो कि आपको जो है ना वो चीज़ें अनुभव होगा, वो चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी भाई, जिसका कोई भी जो है ना वो ये अंत नहीं है। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती भी कहा था, और ये क्वेश्चन इस बार के पेपर में तुम्हारा छपेगा कि मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था, तो आप कहोगे किसे कहोगे? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर मैक्स मुलर जी को। कौन कहे थे? तो स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? क्या करो सर? अपने दिमाग में इसे फिट कर लो। कल सुबह 6 बजे की क्लास नहीं होंगी, कल सुबह 6 बजे की क्लास नहीं होंगी, कल सुबह 6 बजे की क्लास नहीं होगी, बस सिर्फ कल। अब कल का मतलब ये वीडियो बाद में देखोगे तो ऐसा मत समझ लेना कि कल नहीं होगी, समझ रहे हो? मैं आज जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं तब की बातें कर रहा हूं, ठीक है? बाकी आपकी डेली होंगी। करके रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी, लेकिन मैक्स मुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया। देखो, नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को दिया गया था। कौन सी उपाधि? नाइट की उपाधि। किसने दिया था? तो रानी विक्टोरिया ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था, तो आप कहोगे कि रानी विक्टोरिया ने दिया था, लेकिन किसने त्याग दिया? कहोगे मेरे बच्चे कौन? तो मैक्स मुलर जी ने इसे त्याग दिया था। समझ रहे हो? तो देखो, मैं आपके लिए 3 सेशन अभी लेकर के आ रहा हूं, सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। तो ये यदि 3 क्लास आप कर लेते हो रेगुलर अभी से भी, तो जो आपका सपना है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप देखते हो कि मंटू सर विद्याकुल परिवार से, मंटू सर से पढ़ के जो टॉपर्स निकल करके आते हैं, रियल बच्चे होते हैं, वो तुम भी हो जाओगे। ये बच्चे कह रहे कि सर लॉन्ग सब्जेक्टिव लाइए। ठीक है मेरे बच्चे, मैं लॉन्ग भी सब्जेक्टिव लेके आऊंगा। चलो, कल के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद से एक लॉन्ग क्वेश्चन ला दूंगा। समझ रहे हो? सही बात है? बताओ, यानी कि मैं 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, है ना? 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो 9 क्वेश्चन खत्म होगा, 9 क्वेश्चन खत्म होगा तो एक 10वां नंबर क्वेश्चन मैं सोचूंगा कि आपका लॉन्ग करा दूं। ठीक है, इस तरीके से टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, कल के ही क्लास में। और आपका लगभग 40 क्वेश्चन किसकी हो जाएंगी? आपके शॉर्ट क्वेश्चन की हो जाएंगी। तो कल के सेशन में यदि तुम आ गए शाम 6 बजे, समझो कि भाई बल्ले बल्ले तुम्हारी हो जाएंगी। ठीक है, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तुम्हारी सारी टेंशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो, एक बच्चे का कमेंट से मंटू सर संस्कृत का सब्जेक्टिव नहीं मिल पा रहा है। मेरे बच्चे, मैं एक दिन में सारी चीजें नहीं करा सकता हूं। मैं सबका सेशन, सबका शेड्यूल, सबका टाइमिंग लेकर के आया हूं। और जब जिस वीडियो पे, जिस क्लास पे आप अपना प्यार दिखाते हो, तो मैं उससे बेहतर और जो चीजें कमी है उसको मैं पूरा करता हूं। यदि मैं मैथ की सीरीज लेकर के आया, यदि मैं कोई भी सब्जेक्ट का सीरीज लेकर, तुमने प्यार दिया तो समझो कि जो बाकी है वो भी आपके लिए हो जाएगी। जैसे मान लो कि मैं कल आपका मैथ का 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जो कि आपके लगभग भाई, लेकिन 50 क्वेश्चन कम से कम 4 घंटे से क्लास कम नहीं चलेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन पढ़ाना इतना ईजी नहीं है। 4 साढ़े 4 घंटा क्लास चलेंगी कल। और यदि कल तुम 4 साढ़े 4 घंटा पढ़ लिए, कल तुम 4 साढ़े 4 घंटा पढ़ लिए, तो समझो
कि भाई तुम्हारे जो मैथ का डर है ना, मैं मैथ को सिखाता हूँ, रटाता नहीं हूँ, है ना, तुम सीख जाओगे। इसी तरीके से आपकी जो संस्कृत है उसकी मैं 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, हिंदी का लेकिन तुम प्यार दोगे तब तो क्लास में जुड़ पाओगे, तब तो मुझे बता पाओगे नीचे कमेंट करके, तब तो कि हाँ मंटू सर हम लोग तैयार हैं, सर आप लेकर के आइए। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे सर लेकर के आइए। बच्चे हमारे कह रहे हैं सर उर्दू की क्लासेस कहाँ चली गई? भाई उर्दू की क्लासेस कहीं नहीं गई है, उर्दू की क्लासेस भी होंगी, लेकिन सबका टाइमिंग मैंने फिक्स किया है। इस जनवरी महीने में मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं ये चीजें कंप्लीट करा दूंगा, और सारी चीजें कंप्लीट आपकी हो रही है। आज आपका हिंदी जो होगा वह सब तरीके से खत्म हो गया, सिर्फ इसका व्याकरण का पाठ बाकी है। आपने देखा हिंदी का गदखंड खत्म हो गया, हिंदी का पदखंड खत्म हो गया, हिंदी का वर्णिका खत्म हो गया, बाकी क्या लगा है? तो कहोगे सिर्फ व्याकरण, तो व्याकरण की आपकी क्लासेस खत्म करा दिया जाएगा, सिर्फ 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर व्याकरण खत्म हो जाएगा। यानी कि हिंदी की ऑलमोस्ट तैयारियां, ऑलमोस्ट क्लास जो है ना वो तुम्हारी खत्म होंगी, लेकिन तुम अपना प्यार दिखाओगे तब, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, क्लास में बने रहोगे तब, समझ रहे हो, तब ये सारी चीजें होगा। उसके बाद से संस्कृत की पूरी चैप्टर 1 से लेकर के मैंने 14 चैप्टर तक की आपकी सिर्फ एक क्लास में कंप्लीट करा दिया है। संस्कृत की व्याकरण आने जा रही है आपके लिए बहुत जल्दी, संस्कृत का व्याकरण भी खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद समझ में नहीं आता, अनुच्छेद, अनुवाद, गद्यांश, ये सब आपको करा देंगे हम, है ना। उसकी भी सीरीज जो है ना, उसकी जो सब कुछ जो है ना वो चीजें आने वाली है। तो तुम क्यों परेशान हो मेरे बच्चे? तुम बिल्कुल परेशान न हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर से हम बात करते हैं मेरे भाई, इस चैप्टर से कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। एक बार जोरदार तरीके से तुम लाइक करके यदि शेयर कर देते हो तो सारे बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएंगे, उन्हें सबको ये फायदा हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो जल्दी से मेरे बच्चे कर दो, और कल शाम को 6 बजे तुम आ जाओ भाई, मजा आ जाएगा कल के सेशन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त भूमंडल, यानी कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? देखो लेखक ने यह बात कही कि समस्त भूमंडल में जो है ना वो मेरे बच्चे क्या कह रहा है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से जो परिपूर्ण देश है वो क्या है, भारत देश है। वह ऐसा इन्होंने क्यों कहा था ये बता दो मेरे बच्चे। 1 सेकंड रुकना मेरे भाई, एक कॉल आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, यस सॉरी यार थोड़ी सी ये हो गई, मैं माइक लगा लूं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, तो क्या लिखोगे ध्यान से सुनना। आप लिखोगे कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश, लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा प्रकृति से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। भारत का संदर्भ भी काफी आकर्षक है, यहाँ की नदियां, यहाँ की पर्वतें, हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेखक मैक्स मुलर जी कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ की जो संपदा है वह अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है, कोई कमी नहीं देखने को मिलती है। यहाँ का जो संदर्भ है वह काफी आकर्षक है, मनमोहक है। यहाँ की नदियां, हरे भरे खेत ये लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन्होंने ये बात कही है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये दूसरा वाला क्वेश्चन भाई आप जरूर याद करके रखना आपके पेपर के लिए। आप लिखोगे कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति जो है ना वो ग्रामीण में ही निहित करती है। मैक्स मुलर जी कहते हैं यदि सच्चे भारत के दर्शन करना है तो आप गांव में चले जाओ, भारत के गांव में, कोई भी गांव में चले जाओ, सच्चे भारत के दर्शन आपको हो पाएंगे। अगला है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो मेरे बच्चे आप लिखोगे कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलकर जुल करके रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी। हमारे मैक्स मुलर जी कहते हैं कि यदि धर्म की बारे में बात करते हैं, यदि हम धर्म की बारे में बात करें भारत की, तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे मेरे बच्चे
सभी प्रकार के लोग, सभी धर्मों के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म के लोग हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी चीजें किसी अन्य देशों में नहीं मिलती है। तो धर्म के बारे में भी हमारा देश जो है ना, वो ना कभी पीछे था, ना पीछे है और ना ही पीछे रहेगा। मेरे बच्चे, आगे एक क्वेश्चन इसमें और है कि भारत किस तरह की अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कर दीजिए। मेरे बाबू, आप लिखोगे कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहासों से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। क्या कर रही है? जिससे भविष्य क्या है, जिससे भारत के युवा क्या कर रहे हैं, सीख करके क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य को बहुत बड़ा क्या बना रहे हैं, उज्जवल बना रहे हैं। ठीक है, ये उसके बाद से क्या है, ये कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। मेरे बच्चे कह रहा है कि नाखून जो है ना वो क्यों बढ़ता है। मेरे बच्चे, आप जो है ना अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ चुके हो, जिसका चैप्टर का नाम क्या भाई, चौथा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। ये नाम से पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ इसमें रोचक तथ्य होगा। वाकई यार, तुम भी सोचो कि नाखून आखिरकार सच्ची बात है भाई क्यों बढ़ता है। जब इसे काट देते हैं, बाल भी काट देते हैं, लेकिन ये बाल और नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। आखिर इसका क्या रीजन है, वही इसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इस पाठ के लेखक के बारे में। तो इस पाठ के लेखक का जन्म जो है ना सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी क्या गया था, नवाजा किया था। और इसके निधन की बात करते हैं तो निधन 1979 ईस्वी में हो गया था, जो कि दिल्ली में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि जल्दी से मुझे बताओ कि इसके लेखक जो है ना वो कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक है वो मेरे बच्चे बता दो कि कौन है। अगला पॉइंट है कि इसकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। अशोक के फूल, पृथ्वीराज रसो, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, वाणभट्ट की आत्मकथा, ये सारे के सारे क्या है, इनके रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती, शांति निकेतन इत्यादि इनके क्या है, किनकी, तो ये इनकी रचनाएं हैं। अगर रचनाएं के बारे में पूछता है तो आप ये कह सकते हो, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि सब जो पुराने हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब नए खराब भी नहीं होते हैं ना, सब नए खराब नहीं होते हैं। सही है। तो इस चैप्टर में ये चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब इस चैप्टर में क्या है कि एक लेखक की बेटी है ना। इस चैप्टर में लेखक की एक बेटी है, ठीक है, जो कि लेखक से पूछती है। अगर पूछे कि लेखक की ये बताओ कि यह बात कहाँ से निकल कर के आई, यह बात जो है ना वह कहाँ से निकल कर के आई, यह बात कहाँ से निकल के आई कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो कहोगे सर लेखक की बेटी ने क्वेश्चन पूछा लेखक से कि पिताजी जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं भाई, आखिर क्या रीजन है कि नाखून बढ़ते हैं। इंद्र का वज्र दधीची मुनि की हड्डी से बना था। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है एक कि इंद्र का जो वज्र है वो किससे बना था, तो आप कहोगे कि इंद्र का जो वज्र है मेरे बच्चे वो दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ था। आर्यन ने लोहा का आविष्कार जो है ना वो किया हुआ था। क्या होता, आर्यों ने क्या किया था, लोहा का आविष्कार किया हुआ था, ठीक है, डन है। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है ना वो पॉइंट जो है ना वो यहां तक है। अब इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या है, तो मेरे भाई आप कहना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ इसके बारे में। जैसे आपके हमने पूछा कि आखिरकार ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है आखिरकार कैसे उत्पन्न हो गया, तो आप लिखोगे एग्जाम में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह बात तब सामने निकल के आई जब लेखक की पुत्री ने यह बात कहा कि पिताजी आखिरकार जो ये नाखून है वो नाखून बढ़ते क्यों हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। जो ये नाखून बढ़ जाता है बार बार,
जो नाखून जो है वो बार बार बढ़ता है, बार बार बढ़ता है। इसको क्या याद दिलाती है? आप कहोगे कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्ववृत्ति को याद दिलाती है। ये कहती है कि हे मानव, तुम भूल मत जाना कि तुम भी एक दिन पशु हुआ करते थे। हे मानव, तुम याद करके रखो कि तुम भी एक दिन जंगली थे। और एक ये भी भूल मत जाना कि तुम्हारा सब कुछ हथियार जो था यही नाखून था, है ना। जब मनुष्य जंगली था उस समय इनकी आंखों, ये हथियार क्या थे? उनके नाखून ही थे। ये चीज को याद दिलाता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? मेरे बच्चे, कहां तक संगत है? तो आप लिखोगे कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। क्या है? काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले सब हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य जंगली था, मनुष्य जो है ना वो पशु के जैसा जिस समय कार्य कर रहा था, तो सब कुछ इसका अस्त्र जो था वो नाखून ही था। नाखून से ही सारी चीजें को, खाने वाली चीजों को करना, फाड़ना, जो भी चीजें है वो करता था। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? आखिर भाई ये नाखून बढ़ रहा है तो आखिरकार इसे हम काट क्यों देते हैं यार? ये क्वेश्चंस है इसमें। तो आप लिखोगे कि मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति यानी कि पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है। नाखून मनुष्य इसलिए काट देता है, इसलिए काटना चाहता है कि देखो हमें नहीं चाहिए, हमें पुरानी जो है यादें नहीं चाहिए, वो बार बार इसे भुलाना चाहता है। लेकिन हमेशा हमेशा ये नाखून बढ़ करके ये याद दिलाती रहती है कि मानव, तुम भूल मत जाना कि तुम भी एक दिन पशु थे। पशु थे मतलब पशु जैसा कार्य करते थे, पशु की भांति थे, तुम भी एक दिन जंगली थे। लेकिन मनुष्य कहता है कि नहीं, मुझे अब ये याद नहीं करनी है, ये मुझे भूल जाना है, इसलिए वो बार बार काटता है। मेरे बच्चे बताओ, यहां तक तुम्हें क्लियर हुआ? ये चैप्टर नंबर 4 तक मुझे बताओ, चैप्टर नंबर 4 तक तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे बच्चे बताओगे क्या यहां तक क्लियर होगा? एक बार बताना, यस या नो। एक बार बताना मेरे बच्चे, एक बार मुझे बताना, क्या यहां तक आप लोग क्लियर किए? एक बार मुझे बताना फटाफट से। चलो आगे, अगला चैप्टर है मेरे भाई 5वां चैप्टर। और 5वें चैप्टर का नाम क्या है? एक बच्चा कह रहा है कि का हाल बा मंटू सर? ठीक बा, एकदम बाबू ठीक बा। तू अपन हाल बतावा कि तू कैसन बाड़ा। अगला नागरी लिपि। नागरी लिपि अगला चैप्टर है, 5वां चैप्टर। और 5वें चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। 5वें चैप्टर के लेखक कौन है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे कि इस पाठ के लेखक जो है ना वो गुणाकर मूले जी हैं। कौन है मेरे बच्चे? गुणाकर मूले हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो क्या कहोगे सर? 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में, महाराष्ट्र के अमरावती में। और इनका जन्म जो है ना महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। इन्होंने 2500 से अधिक लेख जो है ना एवं 30 पुस्तक का प्रकाशन किया है। इनका निधन की बात करते हैं तो 2009 में ही इनका निधन हो गया। कब हुआ था? तो इनका जो निधन है वो कब हुआ था? 2009 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे इनकी अगर हम प्रमुख रचनाएं बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सा है? तो अक्षरों की कहानी, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीव महान वैज्ञानिक, सूर्यमंडल, नक्षत्र, लोग, ये सभी के सभी इनके क्या हैं? ये रचनाएं हैं। और इसमें से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इतिहास और संस्कृति जो है ना किसकी रचनाएं हैं, तो आप कहोगे किसकी? तो अमरकांत जी। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी है। याद करके रखना, नागरी लिपि के लेखक कौन है? अमरकांत जी है। ठीक है, यस। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? तो कहना कि सर नंदी नागरी कहा जाता है। नंदी लिपि कहा जाता है। ठीक है, नंदी लिपि कहा जाता है। विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। अगर बात किया जाए कि विजयनगर के शासकों का लेख कहाँ मिलते हैं, तो आप कह रहा किससे? नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, यस। कह रहा बच्चा कि सर भोजपुरी में बोलिए ना। कल सुबह जो है ना आपकी ज्योग्राफी की क्लास होंगी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। कल आपकी एक ही क्लास में भूगोल का पूरा 1 शॉट की क्लास खत्म हो जाएगा।
यानी कि जो भूगोल बाकी है ना, अभी तो तुम्हारी हिस्ट्री हुई ना, तो भूगोल खत्म हो जाएगा। भूगोल की कल जो है ना वह क्लास आपकी होंगी, और भूगोल की क्लास में आपकी ये चीजें खत्म हो जाएगी। अगला, अकबर ने अपने समय के सिक्के में राम सीता का चित्र बनवाकर राम सिया लिखवाया था। उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है अकबर ने अपने सिक्के पर किसका चित्र बनवाया था, तो आप कहना कि सर राम सीता का, यानी कि राम सिया का, है ना, प्रभु राम सिया का चित्र बनवाया था और राम सिया लिखवाया था इस पे। और उत्तर भारत की लिपि को क्या कहते हैं, सो देवनागरी लिपि कहते हैं। कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर भारत की लिपि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे। सर आप ऑलराउंडर निकले हैं। अच्छा जी सर, अगर हम टॉपर बनेंगे तो आप हमसे मिलने आएंगे। भाई बिल्कुल मिलने आएंगे यार, उसीलिए तो बार बार हम तो कह ही दिए भाई, आपके घर आएंगे और 1 गिलास पानी जरूर पिएंगे, ठीक है, ये याद रखना। कह रहे कि 8वीं-9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी थी। प्रादेशिक लिपि कब बनी थी, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछ सकता है। तो क्या करोगे कि 8वीं-9वीं सदी में, है ना, देवनागरी लिपि क्या बनी थी, प्रादेशिक लिपि बनी थी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश और मंदिर को काट कर जो से क्या किया गया था, बनाया गया था। ये जो अगर बात किया जाता है कि नागरी लिपि के आरंभिक जो लेख है वो क्या है, तो विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन प्रदेश से मिलता है। कहां से मिलता है, तो ढक्कन प्रदेश से मेरे बच्चे मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को क्या करके, काट करके इसे क्या किया गया था, सर बनाया गया था। ठीक बात है, यहां तक समझ गए, यस। जैन गणितज्ञ महाविचार्य ने गणित सार संग्रह की क्या कर दी थी, सर रचना कर दी थी। क्या की थी मेरे बच्चे, कहना कि सर रचना कर दी थी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण वेलगोला जैन धर्म का एक क्या है, प्रमुख तीर्थ स्थल का चिन्ह है, प्रमुख एक तीर्थ स्थल है। क्या है, ये प्रमुख तीर्थ है। तो इस चैप्टर से कुछ इस प्रकार से जो पॉइंट्स हैं तुम्हारे बन करके आती हैं। अब इसमें चैप्टर में जो है ना वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई। और ये जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या लिखोगे, करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। कब स्थिरता आई थी, तो कहना कि करीब 2 सदी पहले इस लिपि के क्या बने मेरे बच्चे, टाइप बने और इसमें पुस्तकें क्या होने लगी, छपने लगी, जिसके कारण क्या हुई, इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। आगे, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। अगर पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं जो है ना लिखी जाती है, तो आप कहोगे कि देवनागरी लिपि में मेरे बच्चे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं जो है ना लिखी जाती है। और अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो आप बताना कि लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादि का संबंध क्या है, देवनागरी लिपि से बताया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे। और एक क्वेश्चन और है, चौथा नंबर, कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए और इनका विवरण दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, इसे मतलब हर हाल में याद होना चाहिए। तो लिखना कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन प्रदेश से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन पदार्थ से ये प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, यस। ये मुझे बताना यहां तक सही है, जल्दी बताना मेरे को फटाफट से, बताना फटाफट से, यहां तक सही है, यस। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां कह रहा है कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में
कि बताओ कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं। तो आप लिखोगी कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात में नागर ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरी, काशी के पंडित जो है यानी कि बनारस के जो पंडित जी है उनके अनुसार जो है उनका कहना है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार कई मत आपको सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन आज तक कोई भी जो है ना वह सटीक देखने को नहीं मिला। क्या हुआ मेरे बच्चे? कोई भी मेरे भाई, कोई भी आज तक इसे सटीक देखने को नहीं मिला था। ठीक है, यहां तक समझ गए? यस, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर या अगले क्वेश्चन की ओर। यस, चलिए अगला चैप्टर है जिसका नाम है बहादुर। और बहादुर जो है वो वाकई हमें तो बड़ा मजा आता है भाई। बहादुर वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ने में हमें बड़ा मजा आता है मेरे बच्चे। ये बहुत मजा आता है इस चैप्टर में। ठीक है, ये बता दो मेरे बच्चे, यहां से ध्यान से सुनो। इस पाठ के लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्रिक को पुरस्कृत किया गया था। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि बहादुर कहानी के जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, बहादुर कहानी के जो लेखक है वो कौन है, जल्दी बताना। कह रहा है कि इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है? सर अमरकांत जी है। क्या बताया अभी आपको हमने? अमरकांत जी है, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी क्या हुई थी? कहानी डिप्टी कलेक्टर के रूप में क्या किया गया था? तो पुरस्कृत किया गया था। आपकी यानी कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है ना वो क्या है? तो आप लिखना कि जिंदगी और जोंक, देश की लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब के सब क्या है? तो अमरकांत जी के हैं मेरे बच्चे। अमरकांत जी के क्या है? तो अमरकांत जी के क्या है? रचनाएं हैं। अगर हम इनके उपन्यास की बात करते हैं तो लिखना सुखापति, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार इत्यादि, वान सेना इकबाल, ये सारी के सारी क्या है? सर इनकी उपन्यास है। आपको तो इसको फटाफट से आपको क्या करना होगा भाई? याद तो करना होगा। इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक तरीका नहीं है जो हम आपको बता सके अलग से। करके बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। अगर ये बात पूछा जाए मेरे बच्चे आपसे कि बहादुर का जो है ना पूरा नाम क्या था, तो आप कहोगे सर बहादुर का पूरा नाम जो था वो दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था। और बहादुर ने क्या किया था? अपनी प्यारी सी माँ की भैंस को बहुत पीटा था, जिसके कारण उसे घर छोड़ करके क्या होना पड़ा? उसे घर छोड़ करके भागना पड़ा था। जिसकी कल्पना कर माँ ने यहाँ पे माँ होगा, माँ ने बहादुर को दुगुना क्या पीटा और बहादुर घर से 2 रुपए लेकर के भाग गया था। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर मेरे बच्चे कितने रुपए लेकर के भाग गया था, तो आप कहोगे सर बहादुर अपने घर से सिर्फ 2 रुपए लेकर के भागा था। अच्छा ये बताओ मेरे को, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? आप कहोगे सर बहादुर जो है ना वो नेपाल का रहने वाला था, यानी कि नेपाली वो था। क्या था सर? वो नेपाली था। क्या था मेरे बच्चे? वो आपका नेपाली था। ठीक है, बहादुर के पिता युद्ध में क्या हो गए थे? सर मारे गए थे। यदि क्वेश्चन ये पूछता है तुम्हारे एग्जाम में कि बहादुर के पिता मेरे बच्चे कहाँ मारे गए थे, तो आप कहना सर युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की उम्र कितनी थी? तो 12 से 13 वर्ष की उम्र थी। और उसकी वो किस प्रकार से देता था? तो उसका मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट, हाफ शॉर्ट, गले में स्काउट गाइडों की तरह क्या था? रुमाल बना हुआ था और एक फटा हुआ जूता पहन करके वो खड़ा था। वो इस तरीके से उसे किसको मिला था? लेखक को मिला था। लेखक ने घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। यदि जब जो है ना बहादुर लेखक के घर गया तो सबसे पहली बार कौन मारा था? तो किशोर मारा था। और किशोर कौन था? तो लेखक के बेटा था। कौन था? लेखक के बेटा था। मार खा करके चुपचाप कोने में बैठ गया था
और जब भी मार खाता था कौन? बहादुर। जब भी बहादुर मार खाया करता था तो चुपचाप कोने में जाकर के वह बैठ जाता था। रोटी ना बनाने पर निर्मला, यानी कि निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। उसने निर्मला ने उसे मारा। रिश्तेदार ने उसे बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब जब बहादुर लेखक के घर गया था वहां पे तरह तरह की चीजें उसको देखने को मिली, बहुत सारे सामना करने को मिला। पहले गया था तो बड़ा मान सम्मान हुआ था, बहुत ही मान सम्मान हुआ, लेकिन उसके बाद से एक कभी किशोर मार दिया करता था, कभी लेखक की पत्नी जो निर्मला थी वो मार दिया करती थी, तो कभी रिश्तेदार जो आए वो उन्होंने क्या कर दिया सर, 11 रुपए को उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बहादुर का इससे दिल फट गया, पूरी तरीके से फट गया। बहादुर से सिलवट टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। और एक बार क्या होगा, सिलवट्टा समझते हो, सिलपट है ना, वो टूट गया और टूटने के कारण अब वो समझा कि फिर मैं मार खाऊंगा, फिर चीज़ें जो होंगी वो गलत होंगी मेरे साथ, तो वो घर छोड़ करके भाग जाता है। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बहादुर के पास क्या थी, तो आप कहना कि सर एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की गड्डी जो थी वो थी। ठीक है मेरे बच्चे, यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे समझना। अगला आप क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, कह रहा है कि अपने शब्दों में पहली बार बहादुर दिखे का वर्णन कर दीजिए, यानी कि किस प्रकार से लेखक को पहली बार वो दिखा गया था। तो आप लिखना कि लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार बहादुर 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा मुंह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए क्या हुआ था, वो खड़ा हुआ था, और इस प्रकार से वो देखने को उसे मिला। अगला है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना भाई बहुत जरूरी हो गया है। लेखक को ऐसा क्यों लगा, तो आप लिखोगे कि लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे। भाई उनके जो बड़े भाई थे उनके घर, सबके घर नौकर रखे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियाँ महारानी बनकर के बैठी रहती थी, है ना। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। और उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रखी थी कि भाई लेखक जो है ना, यानी कि आप क्या हो, आप ले करके आओ, ठीक है, क्योंकि उसने दूसरों के घर पर नौकर का क्या है, आनंद देखा था। लेखक की पत्नी जो है ना, अपने पड़ोसियों या अपने बड़े भाई के जो भी है ना वाइफ है, उनकी जो है ना अपने क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो होता है ना ननद, तो वो बोलते हैं ना कि उनकी जो बहन होती है, यानी कि जो पति के भाई की बहन होती है, मतलब पति के बहन होती है, उसे ननद बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब औरतें लोग क्या बोलती है उसे, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम लोग बताओ। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, इसे नोट कर लेना, बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना कि बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी जाती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी से भैंस को बहुत पीटा, जिसकी खिलाफना करके माँ ने बहादुर को बहुत पीटा। अंततः बहादुर को घर छोड़ करके भागना पड़ा। भाई बात माँ यही चाहती थी कि बहादुर जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो घर के कामों में हाथ बहुत बटाए, लेकिन ऐसा वो करता नहीं था। माँ जो थी वो इससे बड़ी नाराज रहती थी, बड़ी गुस्सा रहती थी। लेकिन उसके साथ अब हुआ क्या कि एक दिन, अब तो इतना तो करता ही था, माँ तो इससे भी गुस्सा थी, लेकिन उसके बाद एक उसकी प्यारी सी भैंस बनी, उसको बहुत मार दिया, ठीक है, बहुत पीटा। इसके कारण उसे भागना पड़ा घर छोड़ करके। कितने रुपए लेकर के भागा था मेरे बच्चे, ये बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। कहना कि सर 2 रुपए लेकर के भागा था। कितने रुपए का इल्जाम लगा था बहादुर पे, तो सर 11 रुपए का। करके बहादुर के आने पर लेखक के घर और परिवार के सदस्यों का कैसा प्रभाव पड़ा। जब लेखक के घर बहादुर आया तो कैसा प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लिखोगे कि बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से साफ सफाई रहने लगी, घर के सदस्यों की काफी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य जो है ना वो बहादुर कर दिया करता था। बहादुर जो है वो सभी के सभी काम क्या कर दिया करता था, वो बहादुर कर दिया करता था, किसकी, घर की, जिसके कारण घर का बहुत सारी साफ सफाई जो है ना, बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत सही ढंग से अच्छी तरीके से रहना शुरू हो गई। अगला कह रहे कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया।
आखिरकार वो कौन ऐसा कारण है, कौन ऐसा कारण है जो लेखक जो है ना क्या कर दिया, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का क्या किया, घर छोड़ दिया। कारण आपको इसके पहले भी हमने बताया था कि शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिला रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। यानी कि कभी उसे ये किशोर मार दिया करता था, कभी निर्मला मार दिया करती थी, यानी कि छोटी छोटी गलती के लिए उसे मारना पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदार भी उसे क्या कर दिए, उसके पास चोरी का इल्जाम लगा दिए। कितने रुपए की, 11 रुपए की, जिसके कारण बहादुर का मन पूरी तरीके से फट गया। वो उससे घर से उसका मन उठ गया। जब उसके हाथ से सिलपट्टा गिर करके टूट गया तब ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया कि अब तो बहुत ज़्यादा डांट मिलेगी, बहुत पिटाएंगे। अंततः घर छोड़ करके क्या किया, बहादुर घर छोड़कर चला गया। ठीक है, क्या क्या, वो घर छोड़ करके चला गया। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो आप लिखोगे कि लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपए खो जाने का प्रपंच रच दिया। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयां सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा और लेखक के घर से बात बात पर उसे डांटने, और लेखक के घर जो है ना उसे बात बात पे डांटने और मारने लगे थे सारे लोग। तो उसका मन उठ गया था और उसका कारण ये हुआ कि घर छोड़ करके उसे क्या हुआ सर, उसे जाना पड़ गया। ठीक है मेरे बच्चे, यस। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बहादुर का चरित्र चित्रण कर दीजिए कि बहादुर क्या का चरित्र चित्रण कैसा था। बहुत ही प्यारा सा लाइन है और इसे आप याद करके हमेशा रखना, बहुत ही सुंदर से आप लिखोगे कि बहादुर कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं। बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन मां के हाथ से मार खा करके बहादुर गोरखपुर भाग आया था। यदि पूछा जाए कि बहादुर जो है ना वो मार खा करके कहाँ भागा था, तो गोरखपुर भाग गया था। लेखक ने बहादुर को अपने घर पर नौकर बना लिया। बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। हंसमुख का मतलब होता है इसका चेहरा हमेशा देखने से लगता है कि हंसी रहा है। शुरुआत में वो लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य बन करके रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे छोटी छोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़ करके क्या हो गया, वो चल गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके से यदि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, चलो अब अगला चैप्टर है आपका 7वां, जिसका नाम है क्या चीज मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। 7वें चैप्टर का नाम क्या है, कहना कि परंपरा का मूल्यांकन है। क्या है मेरे बच्चे, परंपरा का मूल्यांकन है। ठीक है, क्या है सर, परंपरा का मूल्यांकन है। अब इसे ध्यान से सुनना। इस पाठ के लेखक कौन है, तो कहना है कि सर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, जिनका जन्म यदि पूछा जाए कब हुआ था मेरे भाई, तो कहना सर 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। ठीक है, यहां तक याद करके रखोगे आप। इनकी निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगर पूछा जाएगा कि इनको अकादमिक जो पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमिक पुरस्कार, वो किस पे मिला था, तो कहना है कि निराला की साहित्य साधना। इनका निधन अगर पूछता है तो 30 मई क्या हुई थी, तो 30 मई सन 2000 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, तो 30 मई सन 2000 ईस्वी को हुई थी। अगला आपकी यानी कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, तो कहना है कि भरतुंद हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, बड़े भाई इत्यादि इनके क्या है, तो प्रमुख रचनाएं हैं। क्या है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर इसका प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन की ओर कि इससे सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके का होगा, कौन कौन सा होगा और उससे आप लोग कैसे आसानी से लिख सकते हो। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन है कि क्या परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों है। आप लिखोगे जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान क्या है,
होना अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्या है मेरे बच्चे? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? तो आप लिखोगे कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है, जो एकता के साथ है। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोग बहुजातीय का क्या करते हैं सर? बोध करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये वाली क्वेश्चन यदि आती है, हालांकि ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है कि भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी थोड़ी सी, तो आप इसे जरूर आप याद करेंगे। चलो और इस चैप्टर में ज़्यादातर यही 2 प्रश्न है वही पूछे जाते हैं, अन्यथा इसके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चैप्टर है आपका यहाँ पे क्या है कि सर आबनियो है। क्या है मेरे बच्चे? अगला चैप्टर का नाम क्या है? आबनियो है। और आबनियो के लेखक कौन है वो मुझे बताना। कहना कि इस पाठ के लेखक की बात करते हैं तो कौन है सर? अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है मेरे बच्चे? अशोक वाजपेयी जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी, कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, जो कि कहाँ पे होता? ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल जो निवास था वो मध्य प्रदेश में था। भले ही इनका जन्म किनका? अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में तो हुआ था, लेकिन इनकी जो मूल निवास है वो कहाँ था? तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में था। इस बात को आपको भली भांति याद करके रखना होगा। उनकी माता निर्मला देवी और पिता क्या थे? उनके पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि किनकी, तो कहना अशोक वाजपेयी की माता का नाम है, तो कहना कि निर्मला देवी, और उनके पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, आगे। एक पतंग अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल इसकी इत्यादि क्या है? तो इनकी रचनाएं हैं। आपको इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में नवाजा गया था, यानी कि आपके जगह इनको लिख लेना। इनको जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार कब नवाजा गया था, इनको कब मिला था? तो कहना है सर 2004 ईस्वी में जो है ना इसको मिली हुई थी। लेखक 10 वर्ष पहले कहाँ गए थे? आबनियो गए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक सबसे ज़्यादा, मतलब लेखक जो है 10 वर्ष पहले कहाँ गए थे? तो आप कहोगे सर, आप कहोगे कि लेखक जो कहाँ चले गए थे? आबनियो चले गए थे। आबनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। आबनियो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे मेरे बच्चे क्या है सर? ये स्थित है। डन है, यहां तक समझ गए? यस। अब आगे बढ़ते हैं। आबनियो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आबनियो जो है ना वो क्या हुआ करती थी? तो आप कहोगे सर पोप की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी सर? पोप की राजधानी हुआ करती थी। आबनियो का पूरा नाम क्या है? तो विल्नाउ आबनियो है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो क्या कहोगे? तो विल्नाउ आबनियो है। कह रहा है कि आबनियो में एक ईसाई मठ कौन सा है? तो कहना कि सर ला सत्रुज है। क्या है? ला सत्रुज है। अगला पॉइंट कि रोन नदी के किनारे बसे 2 शहर कौन कौन से? आप कहना कि आबनियो और विल्नाउ था। कौन कौन 2 शहर है? तो आबनियो और विल्नाउ था। आगे की लेखक आबनियो में 19 दिन तक रह करके 25 कविताएं लिखी थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बताओ कि लेखक जो है ना आबनियो में कितने दिन रहे थे? तो आप कहोगे सर 19 दिन तक रहे थे। कितनी कविताएं लिखे थे? तो 35 कविताएं लिखे थे। लेखक अपने साथ टाइपराइटर, 34 पुस्तक और कुछ संगीत के टिप्स लेकर के गए थे। ये एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि जो टाइपराइटर हैं वो, मतलब कि लेखक अपने साथ क्या क्या लेके गए थे? तो कहना कि टाइपराइटर, 24 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप लेके गए थे। संगीत के टेप आप नहीं समझ रहे होंगे। पहले क्या हुआ था कि संगीत यानी कि गाना सुनने के लिए एक कैसेट बनता था, है ना? कैसेट एक टेप बनाता था और उसे संगीत के कुछ टेप भी लेकर के उन्होंने साथ में गए थे। आबनियो फ्रांस का एक प्रमुख क्या था? ये केंद्र था। अगर ये पूछा जाता कि आबनियो क्या है तो कहना कि फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। अगला, नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है।
मेरे बच्चे याद रखना, नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी का एक क्या है, एक कविता है जो कि उन्हें याद आती है। क्या आती है? तो नदी चेहरे लोगों की, ये कविताएं जो है याद आती है। लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस कर रहे हैं। लेखक जो है जब नदी के किनारे बैठ जाते हैं तो ऐसा उन्हें लगता है कि मैं नदी के साथ साथ क्या हो रहा हूँ, मैं भी बहते चला जा रहा हूँ। क्या है कि सर मैं भी बहते चला जा रहा हूँ। लेखक नदी के समानता कविता से करते हैं। लेखक जो है ना वो नदी की समानता किसे करते हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की जो कविता है उससे करते हैं। आगे इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस है वो बनते हैं, वो ध्यान देना। तो आप लिखोगे कि आबनियो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। तो आप लिखोगे आबनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक क्या है, तो एक पुराना शहर है। मेरे बच्चे क्या कहोगे? तो ये आबनियो जो है ना वो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ क्या है, तो ये आपका एक पुराना मेरे बच्चे क्या है, शहर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बात करते हैं। एक सेकंड मुझे समझ दीजिएगा थोड़ी सी। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आगे बात करते हैं। आगे ध्यान से समझना इसको बहुत ही सुंदर तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझो। अगला देखो, हर वर्ष आबनियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, ये मुझे बताओ। तो आप लिखोगे कि हर वर्ष आबनियों गरीबों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। कौन सा समारोह हुआ करता है मेरे बच्चे? तो एक लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। ठीक है, चलो आगे। ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखोगे कि ला शत्रुज आबनियो शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता है, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिखोगे कि ला शत्रुज आबनियो में ईसाई मठ का क्या है, ईसाई धर्म का एक मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे क्या बना दिया गया, कला केंद्र बना दिया गया है। अगला, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नदी के तट पर बैठे हुए लोगों को क्या अनुभव होता है। तो लिखोगे कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का ये अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ क्या हो रहा है, बहता जा रहा है। और यह किसकी याद आती है? तो विनोद कुमार शुक्ल जो कविता लिखे हैं उनका याद आती है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। तो आप लिखोगे कि नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगह से जल आकर के नदी में मिल जाते हैं, जिस तरीके से बहुत जगह से नदी में जल आते हैं और वो एक जगह मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर के कविता में मिलते हैं। जिस प्रकार से नदी में बहुत जगह से जल आकर के एक जगह मिलते हैं, वैसे ही शब्द आकर के मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं है, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं है। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरीके से कविता में यदि आप पढ़ते हैं, कविता में खो करके उसी तरीके से आपको ऐसा लग जाता है कि आप बह जाते हैं, यानी कि खो जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये लिखना। यानी कि यहाँ से जो चारों पांचों क्वेश्चन है, ये हमेशा कोई ना कोई आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ना आप देख रहे हो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा मछली। ठीक है, और मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। यानी कि इनका भी जन्म कहाँ हुआ था सर? छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। यानी कि इनकी आपके जगह कह रहा है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है कौन कौन है? तो नौकर की कमीज है, खिलेगा तो देखेंगे, दीवारों में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय इत्यादि है। और ये जो मछली कहानी है वो महाविद्यालय से ही लिया गया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मेरे बच्चे क्या कहोगे, ये कहानी कहाँ से ली गई है? तो आप क्या कहोगे जल्दी बताओ फटाफट से। आप क्या कहोगे कि ये किससे लिया गया है? तो यह महाविद्यालय से लिया गया। देखो अगला स्टेप यही है कि यह कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। आपको 1990 यानी कि इनको 1990 में, यहाँ पे आपको जगह इनको कर लेना, 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप कहना सर 1990 में। किनको? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को। पिताजी बाजार से 3 मछलियां लेकर के आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी, तो आप कहोगे सर बाजार से 3 मछलियां लाई गई थी, जिसमें एक क्या हो गई थी? तो सर एक मरी हुई मछली थी। कौन सी मछली थी? सर मरी हुई मछली थी। आगे, घर में मछली केवल कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। और ये क्वेश्चन आपको कल मौखिक में भी हमने पूछा था कि घर में मछली कौन खाता था, कौन खाता है? तो आप कहोगे सिर्फ घर में मछली जो है ना केवल पिताजी खाया करते थे। आगे, अगला पॉइंट, मछली को लेकर के बच्चे कहाँ घुस गए थे? तो आप कहोगे सर गली में घुस गए थे। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला, संतु मछली को देखकर क्या कर रहा था? तो हिचक रहा था। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं मछली को देख करके, किसी जानवर को देख, किसी ऐसी चीज को देख करके थोड़ा हिचकते हैं, वैसे हिचक रहा था। बच्चे मछली को कुएं में क्या करना चाहता है? तो छोड़ना चाहता था। बच्चे चाहते थे कि मछली को हम ले लें और ले करके हम क्या करें? लेकर के क्या करें? इसे कुएं में छोड़ दें। अगला कह रहा है कि दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आंख में छवि नहीं होती है। दीदी ने क्या बताया था कि जो मछली मर जाती है ना, उसके आंखों में परछाई नहीं दिखती है, यानी कि उसके आंखों में तस्वीर नहीं बनती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि दीदी मछली की तरह क्या हो रही थी? तड़प रही थी। क्यों मेरे भाई? क्योंकि दीदी को बुखार हो गया था। माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू घर का क्या था? नौकर था। ये भी क्वेश्चन पूछे कि भग्गू क्या कर रहा था, तो भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू था कौन? तो भग्गू घर का नौकर था। क्या था मेरे बच्चे? घर का नौकर था। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने को कह दिया। किससे हाथ तोड़ने को कहा था? तो भग्गू से किससे? नरेन को हाथ पैर तोड़ने को क्या कह दिया था? ये कह दिया था। बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। जब भी इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। अब इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस है। क्या है कि झोले में मछलियां लेकर के बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, है ना। क्यों घुस गए भाई? ये क्वेश्चन आता था। लिखोगे कि बच्चे मछली के झोले को लेकर के पतली गली में घुस गए क्योंकि चौड़ी गली में काफी भीड़ थी और बरसात भी हो रही थी और वह गली का रास्ता नजदीक था, इसलिए सोची कि मैं गली में ही चला जाता हूँ। मछलियां को लेकर के बच्चे की क्या अभिलाषा थी? देखो, मछलियां को लेकर के बच्चों की यही अभिलाषा थी कि हम मछलियां ले लेंगे, उसे खेलेंगे और कुएं में डाल देंगे और कुएं में डाल करके जब मन करेगा तब निकालेंगे, फिर उसे खेलेंगे। ये अभिलाषा थी। तो आप लिखोगे मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया? जब मछलियां घर आई तो घर आने के बाद बच्चों ने मछलियां को आधे बाल्टी में डाल करके उसके साथ खेलने लगे। उसे क्या किए? बाल्टी में डाल दिए और डाल करके उसके साथ खेलने लगे। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था भाई? तो लिखोगे कि मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मछली ऐसा ना हो कि मुझे काट दे, कि मछली जो है ना वह काटेगी। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और आप क्या लिखोगे? मछली के बारे में दीदी ने यही जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में क्या नहीं दिखता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं सर, संस्कृत में अनुवाद, पत्र और गद्यांश। मेरे बाबू, जब ऐलाने टॉपर इस सीरीज की मैंने जब सीरीज लाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपकी क्लासेस क्या क्या होने वाली है। तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी गद्यांश, अनुवाद, जो भी चीज़ें है वो सब कुछ हम आपको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग इस समय डर रहे हो कि भाई कैसे होगा। अब इसके पहले जब हम बार बार आपको प्रेरित कर रहे थे, जिस समय आप काज कर रहे हैं कि भाई पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होती है, तो अंतिम में यही हाल होता है। लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे लिए लेकर के आएंगे, तुम उसे पढ़ोगे, टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। संतु क्यों उदास हो गया मेरे बच्चे? ध्यान से सुन लो। लिखना कि मछली को काटते हुए देख करके मछली के साथ खेलने की अभिलाषा मर गई, इसलिए संतु उदास हो गया। जब मछली काटे जाने लगी तो संतु को ऐसा लगा अब मछली नहीं रही, अब मछली कट जाएगी, है ना। तो क्या होगा? उसकी अभिलाषा जो थी इसके साथ खेलने का, वह मर गया, यानी कि क्या है, उसकी अभिलाषा खत्म हो गई और इसलिए उदास हो गया। घर में मछली कौन खाता था और कैसे बनाई जाती थी? तो घर में मछली केवल लेखक के पिताजी, यानी कि केवल पिताजी खाते थे, लेखक के पिताजी खाया करते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा था, उस पे काटा जाता था और मछली जिस तरीके से मसाले
जो है ना डाल करके बनाई जाती थी, उसी तरीके से बनाया जाता। तो आप इसके आगे भी लिख सकते हो। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में थी और क्या कर रही थी? रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसे तेज बुखार था मेरे बच्चे। क्या था? तेज बुखार था। अरे अरे कहता हुआ भग्गी किसके पास भागा और क्यों? तो अरे अरे कहते हुए भग्गू जो है ना वो संतू के पीछे भागा, क्योंकि वो मछली लेकर के भाग रहा था। अगला है इसका क्वेश्चन कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है? स्पष्ट कर दीजिए। तो लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यही समानता दिखती है कि जिस प्रकार से मछली तड़पती हुई, मछली जल से बाहर निकालने पर तड़प रही थी, वैसे ही दीदी क्या हो रही थी? घर में अंदर बुखार से क्या हो रही थी? वो तड़प रही थी। तो ये चीजें आप वहां पे लिख दोगे। अगला चैप्टर आता है हम सभी का, बहुत ही प्यारा सा, जिसका नाम है हम सभी का नौबत खाने में मेरे बच्चे क्या चीज? इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। कौन है? इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी, जिनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में इनकी जो है ना वो क्या हुई थी? जन्म हुई थी। वे उत्तर प्रदेश के क्या है? अयोध्या में हुआ। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविताएं पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान मिला। इन्हें जो है ना इतनी सारी चीजें जो है ना क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था, इन्हें सम्मान दिया गया था। अगला है कि नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? तो प्रवेश द्वार में बजने वाला मंगल ध्वनि, है ना, उसके का क्या अर्थ होता है? आपका नौबत खाने का अर्थ होता है। इबादत का क्या अर्थ है? इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या होता है? उपासना होता है। अगला, काशी संस्कृत का केंद्र कहा जाता है। काशी क्या है? वो संस्कृत का केंद्र कहा जाता है। और काशी ही एक ऐसा जगह है मेरे बच्चे जहाँ पे मरना भी शुभ माना जाता है, यानी कि वहाँ पे किसी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे भी शुभ माना जाता है। कहाँ पे? काशी, यानी कि बनारस में। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और वह शहनाई के प्राय भी कहलाते थे। जो बिस्मिल्लाह खां है वो क्या बजाते थे? तो कहना कि सर शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था मेरे बच्चे? नवाजा गया था। किसको? तो आप कहना है बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? तो कहना कि डुमराव में हुआ था। कहाँ पे? तो बिहार के डुमराव में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर है। आपको पता है कि काशी में क्या है? काशी में गंगा है, गंगा जी है, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और बालाजी के मंदिर है। ठीक है, ये बात याद करके रखना होगा। बिस्मिल्लाह खां का मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा क्या मांगते हैं? कि मेरा जो है ना सुर जो है ना वो ठीक रहे। आप हमेशा क्या मानत मांगते हैं? कि हमेशा मैं स्वस्थ रहूं, मैं जो करूं मैं अच्छा करूं और बेहतर करूं, मैं कभी परेशान ना हूं। इस तरीके से हर किसी का एक मन्नत होता है, वो मन्नत भगवान से अपने मांगते रहते हैं। उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां थे। इस पाठ में मुहर्रम का त्यौहार का जिक्र किया गया है। इस पूरे पाठ में मुहर्रम का जिक्र किया गया है, लेकिन मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी उनके घर उस दिन क्या नहीं बजाई जाती थी? तो शहनाई नहीं बजाया जाया करता था। बिस्मिल्लाह खां सुशीरवाद भी बजाया करते थे। शहनाई नरकट एक प्रकार का घास है जिससे बनाया जाता है। जो शहनाई है वो नरकट आप देखते होंगे, नरकट समझ रहे हो आप लोग? हम तो समझते हैं भाई नरकट होता है आपका एक घास ही होता है, एक प्रकार का लंबा लंबा होता है, उससे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद खां हुसैन डुमराव के निवासी थे। अगर पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे, तो कहना है कि उस्ताद खां थे, उस्ताद खां हुसैन थे, और जो कि डुमराव के क्या थे सर? वो निवासी थे। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां का शहनाई मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। और आपको हमने यही बताया कि जो बिस्मिल्लाह खां है वो कभी भी उनका रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी वो बिस्मिल्लाह खां जो है ना मुहर्रम के दिन जो है कभी भी शहनाई नहीं बजाया करते थे। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। अभी आपको हमने बताया कि काशी में मरना भी शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है कि किसी की मृत्यु यदि काशी में हो जाए तो वह शुभ है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। जो काशी है, काशी जो आपका बनारस है, वो आज भी संगीत के क्या है? स्वर पर जगती है मेरे बच्चे। क्या है? वो आज भी आपके स्वर पे मतलब कि स्वर पे जगती है।
अब इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसे जान लेते हैं। करके डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो लिखोगे डुमराव में नरकट नाम का एक पौधा पाया जाता है जिससे शहनाई बनाई जाती है, इसलिए डुमराव की महत्ता अत्यधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लो, वीवीआई जो कहते हो आप इसे कह लो। सुशीलवाद किसे किन्हें कहते हैं और शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। लिखना कि शहनाई को सुशीलवाद कहा जाता है, इसे मुंह से फूंक करके बजाना पड़ता है। अरब देशों में शहनाई जैसी वस्तु को नए कहकर बुलाया जाता है, शहनाई को वहां शाहनी कह करके बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं मिली है। यानी कि पूरी तरीके से यदि बात किया जाए कि सुशीलवाद जो है ना उसके बारे में समझा कि शहनाई शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हर जगह अलग अलग जो है ना मत दिए गए हैं और इसकी आज तक भी पुष्टि नहीं हो पाई है, आपको लिखना होगा। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दे दीजिए। यानी कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का क्या जुड़ाव रहा था, तो लिखो कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठता था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई भी शहनाई नहीं बजाया करता था। भले उनका लगाव बहुत ज्यादा था मुहर्रम से, लेकिन उस दिन वो शहनाई नहीं बजाया करते थे, कभी भी नहीं बजाते थे, उनके परिवार के लोग भी नहीं बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे, यानी कि वो चीजें अपनी प्रदर्शन यानी कि अपनी कला दिखाते थे, वहां उस समय हमेशा बनारस की ओर यानी कि काशी को अपना मुख करके क्या करते थे, अपनी मुख करके वह प्रणाम करते थे। और ये हमें इसे इसी शिक्षा मिलती है कि अपने जन्म और कर्म भूमि को हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्या बननी नहीं भूलनी चाहिए, तो हमें कभी भी अपने जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। अगला है आपका शिक्षा और संस्कृति, है ना, अगला चैप्टर, ये 12वां चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर 12 होगा यार, ठीक है। चैप्टर 11 यहाँ पे छूट गया है ना, चैप्टर 11 आपका छूट गया है। क्या चैप्टर का नाम है वो, जीत जीत मैं निरखत हूं। अच्छा जी, सॉरी यार, वो तो चैप्टर यहां से छूट गया है। जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं 11 नंबर चैप्टर है, और ये आपका 12 है, निरखत हूं। चलो इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। उस चैप्टर से वैसे कुछ खास नहीं होता, बट अपने मन से थोड़ी सी उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो, इस पाठ के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये कौन है जानता है, जो कि गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, सही है। इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी का उपनाम राष्ट्रपिता बापूजी, गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी था। ये तो सबको ही जानता है, बच्चा जानता है। इस चैप्टर में तो मुझे दिक्कत ही देखने को नहीं मिल रही है। गांधी जी की पत्नी के यदि नाम की पूछा जाए तो आपको ही पता है कि भाई कस्तूरबा बाई था। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है ना 1893 से लेकर के 1914 तक क्या किए, वकालत किए थे, है ना। वो क्या थे, वो एक प्रकार का वकील भी थे। वो दक्षिण अफ्रीका में क्या है 1915 ईस्वी में भारत लौट गए थे। कब लौटे थे, तो कहना सर 1915 ईस्वी में। वो कब कहाँ लौटे थे, भारत लौट रहे थे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया था। अगर पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां से स्टार्ट किया था, तो कहना कि सर दक्षिण अफ्रीका से करे किया था। और आपके दिमाग में ये मत घूमे कि भाई हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, हिंदी, और पूछा जा रहा है सोशल साइंस जैसे क्वेश्चन। तो भाई ये आपके इस चैप्टर में भी सारी चीजें जो है ना आपको दी गई है। कह रहा है कि गांधी जी अपना हथियार सत्य और अहिंसा को मानते थे। हमेशा गांधी जो है ना अपना जो है ना हथियार किसे मानते थे, तो सत्य और अहिंसा को मानते थे। वो बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे, कहना है कि अहिंसक प्रतिरोध व हृदय की शांति को मानते थे। हमेशा किसे मानते थे, अहिंसक और प्रतिरोध को मानते थे। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गई थी, जब वो देश आजाद हुआ 1947 में। और उनके बाद उनकी मृत्यु हुई कौन, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि गांधी जी की हत्या कौन किया, तो नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी को सबसे पहले बापू कह करके किसने पुकारा था, तो कहना रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बापू जी को क्या कहा था, बापू जी कौन,
तो महात्मा गांधी को क्या कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहकर बुलाया, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहकर बुलाया, बापूजी कह करके बुलाया था। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते थे, गुरुदेव कहते थे। रविंद्रनाथ जो टैगोर है उन्हें हमेशा बापूजी जो है वो क्या कहते थे, वो कहते थे गुरुदेव कहते थे। गांधी जी के प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया और हरिजन है। गांधी जी के यदि प्रसिद्ध पत्र की बारे में बात किया जाए तो क्या कहोगे, तो यंग इंडिया और हरिजन है। गांधी जी के राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे मेरे बच्चे, तो कहना कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो आप कहोगे साबरमती की स्थापना की थी। किसने, तो 1915 में गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी, तो साबरमती की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के मेरे भाई कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक की, क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ये कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, तो लिखना है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। गांधी जी कभी भी ये नहीं कहें कि भाई तुम क्या किताबी ज्ञान करो, और वैसे भी किताबी ज्ञान होना तो सही है, लेकिन पूरी तरीके से किताबी ज्ञान होना यह भी गलत बात होता है। इंद्रिया का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है, तो लिखना कि मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा करने पर मनुष्य अपने जीवन में समय से क्या है, विकास कर पाता है। ठीक है मेरे बच्चे, और अगला है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखना कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय लेखक किताबी ज्ञान से नहीं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। गांधी जी ये कभी नहीं कहते हैं कि शिक्षा का मतलब ये है कि केवल किताबी ज्ञान आपके पास होनी चाहिए, कि आपके पास किताबी ज्ञान है तो सही है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपके पास बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास, शरीर, बुद्धि, आत्मा का तीनों का विकास आपका हो रहा हो। अगला है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो आप लिखोगे गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखना पढ़ने के साथ साथ कुछ कारीगरी और तालीम सीख लेंगे, तब उसके मस्तिष्क और आत्मा का क्या होगा, उच्चतम विकास होगा। यदि कोई इंसान पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ यदि कोई और कार्य करना वो सीख रहा है, तो समझो कि उसकी आत्मा और मस्तिष्क का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है, वो आपका हो पाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों, तो आप लिखोगे कि गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते थे, जहां बच्चे का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यह वास्तविक शिक्षा है और इसी से एक अच्छे मनुष्य क्या हो जाता है, सर निर्माण हो जाता है। और इस तरीके से आपकी ये पूरा 12 चैप्टर आपका कंप्लीट होता हुआ, एक चैप्टर इसमें छूट गई है, 11 नंबर चैप्टर, ठीक है, लेकिन आपके 12 चैप्टर से ये सारी चीजें अगर पॉइंट्स याद कर लिए तो समझो कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बच्चे, आपकी हिंदी की जो क्लास हैं वो मेरे भाई आपकी ऑलमोस्ट समाप्त हो गई। यानी कि हिंदी की आपका गद्यखंड, पदखंड, गद्यखंड, पदखंड और वर्णिका, ये तीनों आपकी चीजें खत्म हो गई। आपका व्याकरण बाकी है, तो आपका व्याकरण करा दिया जाएगा, उसके बाद से वह सारी झंझट खत्म हो जाएगा। यानी कि हिंदी में भी आप 100 में 100 स्कोर कर दोगे। मैथ्स में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है। तो मैं आपके लिए कल ही लेकर के आ रहा हूं, कल शाम में लेकर के आ रहा हूं, कल शाम 6 बजे आपकी मकर संक्रांति यानी कि आपका खिचड़ी जो है ना, पर्व जो है ना, उसी के उपलक्ष्य में शाम को 6 बजे हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मुझे आशा है कि आप सभी के सभी बच्चे कल के सेशन में जरूर जुड़ोगे। अभी के लिए इसी क्लास के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपके साथ अगले वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए और इसका पीडीएफ अभी तुरंत ही आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, यानी कि चैनल से यदि जुड़े होंगे तो मिल जाएगा। हम आपको अभी शेयर करवा देते, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप क्लास से जुड़ जाइए। यानी कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जब भी क्लास कराई जाती है आपको इस क्लास पे दौड़ते धूपते फटाफट से आ जानिए। ओके मेरे दोस्त, लव यू, टेक केयर, बाय। हम मिलते हैं अगले वाली क्लास में आपके साथ, ठीक है।